हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आप देख रहे हैं रुद्रा माइंड मैप चैनल और मैं हूं जवाहर सिंह। आज जो है थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे, इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एक एनसीआर में सीसीटीसी का पेपर हुआ था 27 मार्च 2026 को। इसका हम डिटेल से एनालाइज करने वाले हैं। जिन लोगों का अभी जो है एनईआर में एग्जाम है, उनको जो है यहाँ से बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जो है वो क्या नाम जो है विश्लेषण के साथ जो है चीज़ों को कवर होंगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करता हूँ आज का ये सेशन। लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे फैक्ट ऐसे होंगे जो आपको जो है वो रिवीजन के तौर पर देखने को मिलेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर जो है पहला हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन है इसमें कि सीसीटीसी का पूरा नाम यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। तो सीसीटीसी का पूरा नाम क्या होता है? कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। तो यहाँ पर जो है हमारा बी जो है वो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए, ये अगर फुल फॉर्म आई है तो फुल फॉर्म आपसे और भी चीजें पूछी जा सकती है। जैसे मैं अगर मैं बात करता हूँ पीएफटी, सॉरी ईएफटी है ना, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? जैसे अगर मैं बात करूँ पहले, जैसे ईएफटी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एक्सेस फेयर टिकट होता है। अगर मैं बात करता हूँ क्या नाम जो है आरआरटी की, तो आरआरटी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल होती है। इसी प्रकार से आईआरसीए, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसी प्रकार से आपसे एनटीआर की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। नॉर्मल जो है वो टैरिफ रेट इसको बोलते हैं, नॉर्मल टैरिफ रेट इसको बोलते हैं। इसी प्रकार से बीपीटी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, बिलिंग पेपर टिकट आपको इसको बोलते हैं। इसी प्रकार से जो है एचओआर, ये सारी जो फुल फॉर्म आपको यहाँ पर जो है वो याद रखनी है, यानी कि हाई ऑफिशियल रिक्विजेशन, है ना। इसी प्रकार से जो है अगर मैं बात करता हूँ आईसीसीआरपी, इसकी फुल फॉर्म भी जो है वो पूछी जाती है। तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी कार्ड कम रेलवे पास, आइडेंटिटी कार्ड कम रेलवे पास। तो ये सारी जो फुल फॉर्म है ये आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। क्लियर। जैसे इसमें आपका आ जाता है टीएमएस। टीएमएस क्या होता है? टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। पीएमएस क्या होता है? पीएमएस पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम। आरबीएस, आरबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? रेट्स ब्रांच सिस्टम। ये कुछ प्रकार से जो है, जैसे आपका एफओआईएस आपसे पूछा जाता है, एफओआईएस फ्रेश फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। एनटीईएस ये आपसे पूछी जाती है, यानी कि नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। और आपसे पीओईटी, पोएट, पोएट की फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो पोएट का जरा मुझे कमेंट्स में बताना, क्या आप लोगों को इसकी फुल फॉर्म पता है? ये पोएट, इसकी आपने मुझे जो है फुल फॉर्म बतानी है पोएट की। ठीक है, कमेंट्स में जरूर बताना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाणिज्य विभाग मुख्यतः किसी से संबंधित है? तो जो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट है वो मेनली डील्स विद, वो किससे डील्स करता है ज़्यादातर? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है आय और यात्री सेवाएं, पटरी का रखरखाव, ट्रेन चलाना या चालक अनुसूची। तो क्या वो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट ट्रैक मेंटेनेंस का काम करता है? नहीं। ट्रेन ड्राइविंग करता है? नहीं। क्रू शेड्यूलिंग करता है? नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा यात्री और आय की जो सेवाएं हैं इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हमारा मंडल स्तर पर जो वाणिज्य विभाग का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला है आपका स्टेशन मास्टर, चीफ इंजीनियर, या सीनियर डिविजनल कॉमर्शियल मैनेजर, या लोको इंस्पेक्टर। तो यहाँ पर जो है आप सभी लोगों को पता है सीनियर डीसीएम जो है वो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट का जो है वो डिवीजन लेवल पर जो हेड होता है। लेकिन अगर मैं जोनल लेवल पर बात करूँ, किसमें? जोनल लेवल पर, तो जोनल लेवल पर आपका होता है पीसीसीएम, यानी कि प्रिंसिपल चीफ कॉमर्शियल मैनेजर। और अभी जो है लेटेस्ट में एनसीआर में पीसीएम कौन, पीसीसीएम कौन है, ये मुझे कमेंट्स में बताओ, क्योंकि इसकी मैंने एक डिटेल से जो है वो वीडियो लाई थी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है हमारा यूटीएस, यानी कि ये कह रहा है कि यूटीएस का जो उपयोग है वो मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? यूटीएस इज मेनली यूज्ड फॉर, तो क्या फ्रेट बुकिंग के लिए, रिजर्व टिकट बुकिंग के लिए, स्टाफ पासेस, अनरिजर्व टिकट बुकिंग के लिए? तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, यानी कि अनरिजर्व टिकट बुकिंग के लिए, अनारक्षित टिकट बुकिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। अब यहाँ पर जब भी यूटीएस की बात आएगी, ठीक है, जब भी आपकी यूटीएस की बात आएगी तो यूटीएस में आपको ये तो पता ही होगा कि यहाँ पर जो है जब भी आप टिकट करते हैं, जब भी आप टिकट जो है वो करते हैं, तो आपको यहाँ पर देखा होगा कि मैक्सिमम जो है वो 4 यात्री जो है इसमें जो है वो जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। 4 यात्रियों का मैक्सिमम इसमें टिकट करता है। और जो आपका यूटीएस जो नंबर होता है ये भी आप सभी लोगों को पता है कि भाई वो 10 अंकों का होता है। और उसमें राइट में, सॉरी लेफ्ट में जो है वो रैंडम नंबर लिखा होता है, वो कितने अंकों का होता है? 5 नंबर का होता है। और इसमें जो आपके टिकट जो रोल होते हैं, टिकट रोल ये जो होता है आपका, उसमें कितने टिकट होते हैं? तो ये 500 टिकट इसमें जो है होते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप यूटीएस टिकट जारी करते हैं तो ये 199 किलोमीटर के लिए जारी किया जाता है। और यदि जो है यूटीएस टिकट जो आपको 200 किलोमीटर, यानी कि 199 किलोमीटर से, अगर आपको 199 किलोमीटर 199 किलोमीटर से अगर अधिक के लिए जारी करना होगा तो आप इस यूटीएस टिकट को जो है
3 दिन जो है वो अग्रिम जो है वो आप जारी कर सकते हैं, 3 दिन जो है वो अग्रिम जारी कर सकते हैं, है ना। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अग्रिम कब जारी करेंगे, जब 199 से अधिक किलोमीटर की दूरी का अगर आप यूटीएस टिकट जारी करते हैं। अदरवाइज जो है यूटीएस टिकट आप सभी लोगों को पता है कि गाड़ी के डिपार्चर से पहले आपको जारी करना होता है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई इसमें आपसे ये भी जो है पूछा जाता है कि भाई जब भी यूटीएस जो टिकट है मान के चलो इसमें जो अगर आप कैंसिल करवाने कोई बंदा वापस आता है तो वो आपको यहाँ पर जो है वो रिफंड के लिए जब जब भी आपके पास वो रिफंड के लिए आएगा, है ना, रिफंड, तो जब भी वो रिफंड के लिए आएगा तो वो 3 घंटे के अंदर अंदर जो है वो उसको कैंसिल कर सकते हैं। और जब 3 घंटे के अंदर जो है कैंसिल करोगे तो जो कैंसिलेशन जो चार्ज है वो आप सभी लोगों को पता है कि भाई कितना है पर यात्री, यानी कि 30 रुपये पर यात्री। एक टिकट पर जो है वो आपका 30 रुपये कटेगा। सपोज दैट जो है आपका जो है वो 140 का कोई टिकट है ना, और उसमें जो है वो 4 यात्री एक टिकट पर हैं तो कितना कटेगा, 120 रुपये। और वापस रिफंड कितना हो जाएगा, बाकी जो बचेगा यानी कि 20 रुपये, ये वापस यहाँ पर रिफंड हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ से इसी तरीके से क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। एक जो है और क्वेश्चन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है 15 अगस्त 2002 को। ये जो प्रणाली है ये 15 अगस्त 2002 को शुरू हुई थी। बाकी इसकी फुल फॉर्म आप सभी लोगों को पता है, यूटीएस की फुल फॉर्म होती है अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम। क्या होता है, अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, ये कह रहा है कि भाई जो जेटीबीएस होता है इसका पूरा नाम क्या है। तो 4 ऑप्शन आपके पास इस प्रकार से यहाँ पर दिए, जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवा, ज्वाइंट टिकट बुकिंग सर्विस, जर्नी ट्रेवल बुकिंग सर्विस, जन मित्रा ट्रांसपोर्ट बस सिस्टम। अब देखो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप आराम से इसको इजीली कर जाओगे, नहीं पढ़ा है तो ये चीज़ गलत भी आराम से हो सकती है ना। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवक होता है। आप सभी लोगों को पता है। इसी प्रकार से जो है आपसे एसटीबीए की भी फुल फॉर्म पूछी जाती है, एसटीबीए, है ना, इसको बोलते हैं स्टेशन टिकट बुकिंग सेवक। और एक आपका जो है जेटीबीएस के अलावा जो है वाईटीएसके, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाती है। तो यात्री टिकट सुविधा केंद्र इसको बोलते हैं, यात्री टिकट सुविधा केंद्र। और एसटीबी की फुल फॉर्म होती है स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट। इसी प्रकार से यहाँ पर ये सारे जो सारे हैं ये टिकट बुकिंग से संबंधित हैं। तो जैसे आपका पीआरएस भी आपसे पूछा जाता है, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम होता है, यूटीएस हमने पढ़ ही लिया है ना, अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम होता है। उसी प्रकार से आपसे फुल फॉर्म के तौर पर ईडीआर क्या होती है, एक्सेप्शनल डाटा रिपोर्ट भी इसको बोलते हैं, टीडीआर क्या होती है ना, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है। टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट होता है। तो ये सारी जो फुल फॉर्म है ये आप लोगों से हमेशा पूछी जाती है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर पूछ रहा है कि जो एसटीबीए होता है वो किस रूप में कार्य करता है। तो एसटीबीए किस रूप में कार्य करता है भाई, तो यहाँ पर देखिए स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट के रूप में, या स्मार्ट टिकट बुकिंग एजेंसी के रूप में, स्टेट टिकटिंग एजेंसी के रूप में, या सीजन टिकट से सेशनल जो टिकट एडवाइजर है इसके रूप में। तो अभी इसकी हमने फुल फॉर्म भी पढ़ी थी, तो वहाँ पर जो है वो स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसी के रूप में ये काम करता है। बाकी आप सभी लोगों को ये पता ही है कि क्या नाम जो है जब भी हम एसटीबीए पढ़ते हैं तो इसका जो जब भी चयन किया जाएगा, है ना, मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ। एसटीबीए जो एसटीबीए है इसका जब भी चयन करेगी तो आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई कितने चयन करने वाली जो समिति होती है उसमें कितने मेंबर होते हैं। तो आप बताएंगे उसमें जो है वो 3 मेंबर होते हैं, क्लियर। और इसकी जो उम्र है वो 18 वर्ष होनी चाहिए, तभी वो एलिजिबल होता है। और साथ ही साथ वो 10th पास होना चाहिए। और ये जो इसकी एलिजिबिलिटी है इसको सीनियर डीसीएम साहब जो है वो कम भी कर सकते हैं, ये उनको यहाँ पर जो है वो पावर होती है। लेकिन यहाँ पर एक आपको ये ध्यान रखना है कि ये बैंक गारंटी के रूप में कितने पैसे इसको जमा करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ये 25,000 रुपये आपको यहाँ पर ये ध्यान रखने हैं। और कॉन्ट्रैक्ट आप सभी लोगों को पता है कि भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये आपका 3 साल का यहाँ पर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रहता है। कितने साल का, 3 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट रहता है। और ये अपने अंडर में जो है, अगर मैं इसके अंडर की बात करूँ भाई, उत्तराधिकारी हम बोलते हैं ना इसको, कि अपने साथ जो है ये कितने बंदे को नीचे जो है वो नियुक्त कर सकता है। तो ये 2 बंदों को जो है अपने यहाँ पर असिस्टेंट के रूप में नियुक्त कर सकता है। लेकिन अगर इससे संबंधित कभी एसटीबीए से संबंधित कभी भी विवाद हो जाता है, कभी भी अगर विवाद हो जाता है तो विवाद का जब भी निपटारा किया जाएगा तो किसके द्वारा किया जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान रखना है टीआरएम के द्वारा, क्लियर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। और एसटीबीए आप सभी लोगों को पता है कि एसटीबीए जो है वो यूटीएस यानी कि अनरिजर्व जो टिकट होता है उस, है ना, यूटीएस ये टिकट जो है वो जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, देखिए इससे पहले जो है आपका ये जो जेटीबीएस है, जेटीबीएस में भी ये आपको थोड़ी सी जो चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि जेटीबीएस क्या होता है, कि इसकी जो है हमेशा जो है कमीशन कभी कभार जो है पूछी जाती है। जैसे मैं बात करूँ जेटीबीएस, ठीक है। इसी प्रकार से जब हम एसटीबीए पढ़ते हैं तो जेटीबीएस भी हमें ध्यान रखना है कि भाई जब भी जेटीबीएस जो होता है ये जो है आपकी, इसमें सबसे पहले तो इसकी जो कमीशन होती है ये आपसे पूछी जाती है कि भाई इसकी कमीशन कितनी होती है। तो इसकी कमीशन होती है मेरे भाई 2 रुपये पर यात्री। कितनी होती है, 2 रुपये
पर यात्री, ये आपको यहाँ पर कमीशन इसकी याद रखनी है। हालांकि जो है मैं एक बूस्टर वीडियो लेके आऊँगा, उसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो और भी अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। तो दूसरी चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, जो JTBS होता है, ये टिकट जो है, अगर मैं बात करूँ इसकी, ये क्वेश्चन जो है अभी ये भी पूछा गया था कि ये टिकट जो है वो जारी नहीं कर सकता है किस कंडीशन में, कि जब जो है इसके पास जो है वो 10,000, 10 के लिख देता हूँ मैं, है ना, 10,000 से अगर कम अगर उसके पास राशि होगी या रकम होगी, तो वहाँ पर जो है वो टिकट जो है वो नहीं बेच सकता है। ये क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा कि कितने राशि से कम होने पर जो JTBS है वो टिकट जारी नहीं कर सकता है। तो ये मेरे भाई ध्यान रखना है, टिकट जारी नहीं करेगा 10,000 से कम राशि पर। दूसरी चीज़ है कि भाई ये जारी क्या कर सकता है, फिर ये जारी क्या कर सकता है फिर भाई, ये प्लेटफॉर्म टिकट भी दे सकता है ना, प्लेटफॉर्म टिकट भी दे सकता है। बाकी वो जब भी देगा तो केवल और केवल कैश टिकट देगा, ऑनलाइन वाला इसके पास नहीं रहेगा, केवल जो कैश टिकट होगा यही जो है ये जारी कर सकता है। बाकी अगर ये जो सीजन टिकट होते हैं उनका जो है वो क्या नाम जो है यहाँ पर नवीनीकरण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर सीजन टिकट की मैं बात करूँ, है ना, सीजन टिकट, अगर सीजन की टिकट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर इसका जब भी नवीनीकरण करेगा तो इसके संदर्भ में एक आपसे ये पूछा जाता है कि तब इसकी कमीशन कितनी होती है। तब कमीशन इसकी कितनी होती है, 5 रुपये पर यात्री, ठीक है। यहाँ पर भी जो है पर यात्री है और यहाँ पर भी पर यात्री होगा। तो अगर कमीशन की बात करूँ नॉर्मल कंडीशन में तो 2 रुपये याद रखना, लेकिन अगर सीजन टिकट अगर आपसे पूछेगा तो सीजन टिकट के मामले में इसकी कमीशन 5 रुपये हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि भारतीय रेलवे में न्यूनतम किराया कौन तय करता है। मिनिमम फेयर इन रेलवे इन इंडियन रेलवे इज डिसाइडेड बाई। अब देखिए यहाँ पर जो है वो मिनिमम फेयर जब भी बात करेगा, इसकी जो है जो तय करने की जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्टेशन मास्टर पास, कलम कॉमर्शियल कलर के पास है, जनरल रेलवे या बोर्ड रेलवे। तो रेलवे बोर्ड आपको यहाँ पर ध्यान रखना है मेरे भाई, ठीक है। रेलवे बोर्ड आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस पर जो है बहुत जल्दी मैं मतलब जो है आज ही जो है इसको शाम तक जो है इसकी वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो है मिनिमम जो फेयर है इस पर जो है एक वीडियो लेकर आइए। तो अभी लेटेस्ट में जो दिसंबर 2025 में एक सर्कुलर आया था, उस पर जो है जो भी अभी लेटेस्ट जो न्यू रूल आए हैं फेयर से संबंधित, वो सारी जो चीज़ें हैं वो एक ही वीडियो में यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। तो शाम तक आपको ये वीडियो भी यहाँ पर मिल जाएगी कि भाई मिनिमम फेयर जो है कितना है ना, बेस फेयर कितना है, मिनिमम डिस्टेंस जो है कितनी है, ये सारी चीज़ें उसमें मैं कवर करने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, इसमें जो है क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका सप्लीमेंट्री चार्ज है इसका अर्थ क्या है। सप्लीमेंट्री चार्ज को हिंदी में बोलते हैं पूरक शुल्क। तो सप्लीमेंट्री जो चार्ज है ये मैंने कई बार क्लास में भी डिसाइड आपको बताया है कि जब भी सप्लीमेंट्री चार्ज लिया जाएगा तो यहाँ पर अतिरिक्त सुविधा अगर आपको चाहिए, अगर आपको अतिरिक्त सुविधा रेलवे से चाहिए तो आपको यहाँ पर सप्लीमेंट्री चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सुपरफास्ट जो जितनी भी ट्रेन है वहाँ पर ज़्यादातर ये सप्लीमेंट्री चार्ज लिया जाता है। अब देखो यहाँ पर जो है एडिशनल चार्ज फॉर एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ या रिफंडेबल डिपॉजिट, टिकट कमीशन या प्लेटफॉर्म चार्ज, यहाँ पर जो है इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अतिरिक्त सुविधा के लिए शुल्क। अगर आपको चाहिए एडिशनल चार्ज फॉर एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ तभी वहाँ पर जो आपको ये सप्लीमेंट्री चार्ज देना पड़ेगा। अब ये जो सप्लीमेंट्री चार्ज है ये आपको पता होना चाहिए कि भाई किस क्लास में कितना है। जैसे सेकंड क्लास में अगर आपको सप्लीमेंट्री कोई अतिरिक्त सुविधा चाहिए तो आपको यहाँ पर अलग से 15 रुपये देने पड़ेंगे, क्लियर। और अगर मैं स्लीपर की बात करूँ तो स्लीपर में 15 का दुगना कितना हो जाएगा, 30। तो 30 आपको यहाँ पर अलग से पैसे देने पड़ेंगे। फिर अगर मैं AC चेयर कार की मैं बात करूँ, ठीक है, AC चेयर कार की, तो यहाँ पर 15 तिया कितना हो जाएगा, 45। भाई 15 का मल्टीपल यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है सेकंड AC। अगर मैं सेकंड AC की बात करता हूँ तो सेकंड AC में यहाँ पर जो है इसमें भी कितना है, 45 है। कितना है, 45 है। फिर इसके बाद आता है फर्स्ट AC। अगर मैं फर्स्ट AC की बात करूँ तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, देखो थर्ड AC में भी कितना है, 45 रुपये है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें फर्स्ट AC में कितना है आपका, 75 रुपये। तो देखो 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 पंजे 75। भाई ये 15 का मल्टीपल आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो सप्लीमेंट्री चार्ज में मिनिमम कितना यहाँ पर 15 रुपये से लेकर शुरू हो जाएगा 75 रुपये तक। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नोट डाउन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, सीजन टिकट क्या होता है। ये कह रहा व्हाट इज अ सीजन टिकट। सीजन टिकट क्या होता है, क्या एक यात्रा के लिए टिकट, एक अवधि के लिए मान्य टिकट, केवल एक व्यक्ति के लिए टिकट, या समूह यात्रा के लिए टिकट। तो जो सीजन टिकट होते हैं ये एक अवधि के लिए मान्य टिकट होते हैं, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि टिकट वैलिड फॉर अ पीरियड। अब देखिए यहाँ पर सीजन टिकट हमने पढ़े थे कि एक तो आपका होता है भाई सीजन टिकट में, एक आपका होता है सीजन टिकट। सीजन टिकट में आपने MST पढ़ा होगा, QST पढ़ा होगा, YST HST पढ़ा होगा और YST पढ़ा होगा, है ना।
ये चीज़ें हमने पढ़ी है। तो जब भी सीजन टिकट की बात करेंगे तो ये एक निश्चित अवधि के लिए जो है जारी किया जाएगा। निश्चित अवधि का मतलब क्या है कि भाई ये 1 महीने के लिए या 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए या YST होता है ईयरली। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो है ये एक निश्चित अवधि के लिए ये टिकट जारी किए जाते हैं। अब आप सभी लोगों को पता है कि जो MST जो QST का किराया होता है वो MST का 2.7 होता है। कितना होता है मेरे भाई? 2.7 होता है। और HST जो किराया होता है वो MST का कितना गुना होता है? 5.4 होता है। ये MST का इतना होता है। और जो YST जो किराया होता है ये MST का कितना गुना होता है? तो आप बताएंगे 10.8। यानी कि इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपसे यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई अगर MST का किराया 100 रुपये है तो आप हमें बताइए कि तब उस कंडीशन में QST का जो किराया है वो कितना होगा। तो 100 का 2.7 अगर आप करोगे तो कितना आएगा? 270। अब आप समझ गए? इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो अगर ये वाला फॉर्मेट आपको पता है तो आप आराम से यहाँ पर जो है निकाल सकते हैं। आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है। दूसरा चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी MST आपसे पूछी जाती है तो MST में एक तो होती है सेकंड क्लास, ठीक है, एक होती है आपकी फर्स्ट क्लास। तो सेकंड क्लास MST का किराया 100 रुपये होता है और फर्स्ट क्लास का किराया कितना होता है? 325 रुपये। अगर ये दोनों फिगर आपको पता है तो ये सारे फिगर बाद में आप निकाल सकते हैं। ये आप यहाँ से जो है इस चीज़ को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। आई बात समझ में? दूसरी चीज़ क्या है कि जब भी MST जारी की जाएगी तो यहाँ पर जो है वो मिनिमम जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर। कितनी? 10 किलोमीटर। और मैक्सिमम कितनी है? 100 किलोमीटर। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। सॉरी, 150 किलोमीटर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, देखो इसका तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका तो आंसर हो जाएगा टिकट, सॉरी यहाँ पर जो है टिकट वैलिड फॉर अ पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जो आरक्षित टिकट होता है इसका रिफंड कब लिया जाता है? यानी कि रिफंड फॉर रिजर्व टिकट इज अलाउड फॉर बिफोर। तो जब भी आप टिकट को कंफर्म करते हैं, आरक्षित करते हैं, रिजर्व करते हैं तो आपको रिफंड कब दिया जाता है? क्या ट्रेन के प्रस्थान से पहले दिया जाता है या 24 घंटे के बाद दिया जाता है या ट्रेन में बैठने के बाद दिया जाता है ना, या केवल रेलवे द्वारा अगर रद्द किया जाता है उसके बाद दिया जाता है? तो आप सभी लोगों को पता है कि रिफंड आपको कब मिलता है कि जब भी आप ट्रेन के प्रस्थान से पहले, ठीक है भाई, गाड़ी के प्रस्थान से पहले आपको अगर टिकट को कैंसिल करते हैं, किसी कारणवश जो है आप उस चीज़ को रद्द करते हैं तो आपको रिफंड मिलता है। लेकिन अगर ट्रेन में अब चल दिए तो 24 घंटे के बाद थोड़ी ना मिलेगा। आपने सफर कर दिया 12 घंटे में, अपना पूरा सफर कर आप घर पहुंच के, क्या उसके बाद रिफंड हो जाएगा? नहीं, ट्रेन में बैठने के बाद रिफंड नहीं मिलता है। भाई आप ट्रेन में बैठ गए तो रेलवे क्यों आपको रिफंड करेगी भाई? क्या रेलवे केवल रेलवे द्वारा रद्द होने पर, ये जरूरी नहीं है कि ये कंडीशन यहाँ पर फॉलो होगी। भाई रेलवे केवल अगर रेलवे रद्द करेगी तभी रिफंड मिलेगा? नहीं, अगर आप खुद जो है वो रद्द करते हैं तो भी आपको यहाँ पर रिफंड मिलेगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि आपको यहाँ पर ट्रेन के प्रस्थान से पहले इसको कैंसिल करना पड़ेगा, तभी जो आरक्षित टिकट होते हैं उस पर आपको रिफंड मिलेगा। अब यहाँ पर क्या है कि जो चीज़ें हैं वो क्या है, यहाँ पर जो अभी लेटेस्ट में हमने ये पढ़ी थी कि रिफंड जो रूल है ना, रिफंड जो रूल है ये यहाँ पर जो है वो काम आ जाएंगे, क्योंकि मैंने अभी लेटेस्ट में ये वीडियो जो है आपको यहाँ पर प्रोवाइड की थी। तो हमने रिफंड रूल जो है वो वीडियो में अच्छे से पढ़े थे कि भाई अगर मान के चलो, अगर आप 72 घंटे से अधिक समय पहले अगर आप किसी टिकट को कैंसिल करते हैं, ठीक है भाई, ट्रेन डिपार्चर, आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रेन डिपार्चर से अगर 72 घंटे पहले अगर आप कैंसिल करते हैं तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो फ्लैट जो कैंसिलेशन चार्ज है, फ्लैट जो कैंसिलेशन जो चार्ज है वही आपसे यहाँ पर लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ट्रेन डिपार्चर से आप 72 से 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आप इसको क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं टिकट को, तो आपको यहाँ पर जो है 25% जो है यहाँ पर कटौती की जाएगी। क्या की जाएगी? कटौती। ये है, देखो ये है कटौती, ठीक है, कटौती कैंसिलेशन। तो रिफंड रूल यहाँ पर आपको कितना मिलेगा? अगर 72 घंटे से पहले अगर आप कैंसिल करते हैं तो फ्लैट कैंसिलेशन चार्ज, अगर 72 घंटे से 24 घंटे के बीच अगर आप टिकट को कैंसिल करते हैं तो कितना आपको कैंसिलेशन चार्ज देना पड़ेगा? यानी कि 25% आपका कैंसिल हो जाएगा और 75 आपको रिफंड मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 75% आपको रिफंड मिल जाएगा और यहाँ पर ये कैंसिलेशन चार्ज आपका काटा जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि अगर आप ट्रेन डिपार्चर से 24 से 8 घंटे पहले अगर आप टिकट को कैंसिल करते हैं तो उस संदर्भ में यहाँ पर जो है ये आपकी यहाँ पर जो डिडक्शन है या कटौती है ये 50% कर दी जाएगी। 50% काट दिया जाएगा और 50% आपको रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद ट्रेन डिपार्चर से 8 घंटे पहले पहले अगर आप करते हैं तो यहाँ पर ये कंडीशन लागू हो जाएगी। लेकिन ट्रेन डिपार्चर से 8 घंटे पूर्व, देखिए 8 घंटे के अंदर अंदर सपोज दैट यहाँ पर जो है आपका 7 घंटे रह जाए तो आपको यहाँ पर 0% यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैंसिलेशन, यानी कि आपको कोई भी रिफंड यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो ये हमने रिफंड रूल में यहाँ पर पढ़े, तो ये आपको ध्यान रखना है।
फ्लैट कैंसिलेशन चार्ज आप सभी लोगों को पता है कि भाई 240, 120 है ना, सॉरी 200, 120, 180, 120 और आपका ये जो है ये आपके क्लास के अकॉर्डिंग मैंने जो है यहाँ पर बताया कि भाई किस क्लास में कितना, जैसे भाई फर्स्ट एसी अगर आप करते हैं, सेकंड एसी आप करते हैं, स्लीपर थर्ड एसी करते हैं, स्लीपर करते हैं, तो इस प्रकार से जो है वो आपसे यहाँ पर कैंसिलेशन चार्ज काटा जाता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है, ब्रेक जर्नी का अर्थ क्या है। तो ब्रेक जर्नी के बारे में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि यहाँ से जो है हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आप सभी लोगों को पता है ब्रेक जर्नी का अर्थ क्या है। तो ब्रेक जर्नी क्या होती है, ठीक है, क्या एक बार में यात्रा पूरी करना, बीच स्टेशन पर रुककर आगे बढ़ना, बीच में यात्रा रद्द करना या ट्रेन मार्ग बदलना। तो ब्रेक जर्नी के जो नियम है इसके से रिलेटेड मैंने अच्छे से वीडियो बनाई थी। तो ये क्या होता है कि जब भी अगर आप रास्ते में किसी आप संबंधी से मिलना चाहते हैं, कोई आपका रिश्तेदार है, कोई फंक्शन आपको अटेंड करना है, तो आप क्या है कि किसी बीच स्थान पर रुककर जो है आप उस चीज़ को अटेंड कर सकते हैं। अटेंड करने के बाद वापस दोबारा यात्रा कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं ब्रेक जर्नी। ये होता है ब्रेक जर्नी टिकट। इसके लिए जब भी ब्रेक जर्नी टिकट आप लोगे, सर्कुलर जर्नी टिकट, तो यहाँ पर जो है ये चीज़ यहाँ पर डिनोट हो जाती है। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि एक बार में यात्रा पूरी करना नहीं, स्टॉपिंग एट एन इंटरमीडिएट स्टेशन एंड कंटिन्यू, यानी कि बीच स्टेशन पर रुककर आगे बढ़ना, इसी को बोलते हैं ब्रेक जर्नी। अब यहाँ पर जो आपसे एग्जाम में ज़्यादातर फैक्चुअल के तौर पर पूछी जाएगी, तो ब्रेक जर्नी के मामले में अगर आप एक क्वेश्चन देखोगे तो एक तो ये पूछा जाता है कि भाई मैक्सिमम आप ब्रेक जर्नी कितनी बार कर सकते हैं। तो मैक्सिमम आप 8 बार ब्रेक जर्नी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी आप सर्कुलर जर्नी टिकट पर यात्रा करते हैं तो मैक्सिमम 8 बार जो है आप ब्रेक जर्नी कर सकते हैं। और ब्रेक जर्नी के संदर्भ में ध्यान रखना, सर्कुलर जर्नी टिकट जब भी जारी किया जाएगा तो ब्रेक जर्नी 8 बार तो आप कर रहे हैं, लेकिन इसमें यह चीज़ ध्यान दिया जाता है कि जब भी आपसे किराया लिया जाता है तो किराया किसका लिया जाता है, मेल एक्सप्रेस का। किसका लिया जाता है, मेल एक्सप्रेस का। टिकट आप किसी का भी करा रहे हैं तो किराया आपका मेल एक्सप्रेस के हिसाब से लिया जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको अलग से बता देता हूँ, है ना, सर्कुलर जर्नी टिकट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो सर्कुलर जर्नी टिकट पर मैक्सिमम जो आप 8 बार ब्रेक जर्नी कर सकते हैं। ये एक तो पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। इसमें जो किराया लिया जाता है, किराया किसका लिया जाता है, तो मेल एक्सप्रेस का यहाँ पर किराया लिया जाता है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या आता है कि जब भी आप टिकट कराते हो तो इसमें जो सुपर फास्ट जो चार्ज होता है, सुपर फास्ट जो चार्ज होता है, ये केवल और केवल एक टाइम लिया जाता है, 1 टाइम। ठीक है। तो ये भी हमसे क्वेश्चन जो है बन सकता है कि भाई सुपर फास्ट जो चार्ज है वो सर्कुलर जर्नी टिकट पर कितनी बार लिया जाता है, तो एक बार लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है रिजर्वेशन चार्ज। कौन सा आता है, रिजर्वेशन चार्ज। तो रिजर्वेशन चार्ज आपसे एवरी टाइम लिया जाता है। ये तो भाई इंपॉर्टेंट है, एवरी टाइम, यानी कि जितनी बार आप ब्रेक जर्नी करोगे उतनी बार जब आप रिजर्वेशन करोगे तो उतनी बार आपको यहाँ पर ये पैसा रिजर्वेशन चार्ज देना पड़ेगा मेरे भाई। तो आप किसी भी टिकट चाहे सेकंड क्लास का टिकट कर रहे हैं चाहे, लेकिन यहाँ पर जो रिजर्वेशन चार्ज है जो क्लास के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने हर वीडियो में बताया है वो आपसे लिया जाएगा। ठीक है। तो बाकी इसका सर्कुलर जर्नी का जो टिकट होता है वो सफ़ेद रंग का होता है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और ये 3 प्रतियों में जो है वो तैयार किया जाता है। कितनी प्रतियों में, 3 प्रतियों में सर्कुलर जर्नी टिकट। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान के चलो आपने यात्रा करी और आपने जो है यहाँ पर 5 बार ब्रेक जर्नी करी। क्या करी, ब्रेक जर्नी। आपने ब्रेक जर्नी यहाँ पर करी, तो यहाँ पर आपसे ये पूछा जाएगा, तो उस दौरान आपसे जो है यहाँ पर जो रिजर्वेशन चार्ज है, जो आपसे रिजर्वेशन चार्ज है वो कितना लिया जाएगा। तो अगर आपको, सॉरी यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा इस प्रकार से पूछा जाता है, रिजर्वेशन चार्ज नहीं बल्कि, तो यहाँ पर स्लीपर का जो किराया है वो कितना लिया जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना 5 बार आप ब्रेक जर्नी कर रहे हैं और किस क्लास में यात्रा कर रहे हैं, स्लीपर। तो यहाँ पर ध्यान रखना, तो आपको रिजर्वेशन तो देना पड़ेगा एवरी टाइम। तो यहाँ ध्यान रखना कि ये जो 5 है और आपका स्लीपर का जो रिजर्वेशन चार्ज है, स्लीपर का रिजर्वेशन चार्ज कितना होता है, 20 रुपये। तो अगर आप 5 बार ब्रेक जर्नी करेंगे और स्लीपर का आपको रिजर्वेशन चार्ज देना पड़ेगा हर बार, तो 20 मंजे कितना हो जाएगा, 100 रुपये, यानी कि आपको यहाँ पर 100 रुपये यहाँ पर देना पड़ेगा। क्लियर। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 12 क्वेश्चन। ये कह रहा है कि कैटेगराइजेशन ऑफ स्टेशन डिपेंड्स ऑन, यानी कि स्टेशन का वर्गीकरण किस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन ऑफ जो स्टेशन है, कैटेगराइजेशन ऑफ जो स्टेशन है, वो उसकी मैंने यहाँ पर जो है जब मैं एनसीआर की वीडियो अपलोड किया था वहाँ पर भी मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पर जो है अलग अलग जोन का मैं यहाँ पर बता दूंगा, क्योंकि अभी जो है वो एनईआर में जो है वो एग्जाम होने हैं। एनसीआर का मैंने जो है वो बता ही दिया है, तो जहाँ जहाँ डेट आएगी उसके हिसाब से जो है मैं ये स्टेशन वर्गीकरण से रिलेटेड जो वीडियो है वो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। क्लियर। तो यहाँ पर स्टेशन वर्गीकरण क्या ट्रेनों की संख्या से है, क्या यात्री की आय से है, या प्लेटफॉर्म का आकार, या स्टेशन की दूरी। तो इसके अकॉर्डिंग देखो राइट आंसर तो हमारा देखो क्या हो जाएगा, ये डिपेंड करता है पैसेंजर अर्निंग से।
यानी कि पैसेंजर की अर्निंग कितनी है, उसी के आधार पर जो है ये जो स्टेशन है ये इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है या इनका जो है वर्गीकरण किया जाता है कि भाई किस वर्ग में इसको रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पैसेंजर अर्निंग की जब भी हम बात करेंगे तो ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि भाई एक तो होता है NSG 1। ठीक है, NSG 1 इसमें जो है आप सभी लोगों को पता है कि जो भी आपकी यहाँ पर एनुअल अर्निंग होती है अगर वो 500 करोड़ से अगर अधिक है, 500 करोड़ से अगर अधिक है तो NSG 1 में आएंगे। और अगर मैं 2 की बात करूँ तो NSG 2 में आपको पता है कि भाई 100 से लेकर अगर 500 तक की अगर वहाँ पर क्या होती है अर्निंग होती है स्टेशन पर, तो वहाँ पर जो है 500 करोड़ तो 1 करोड़ में याद रखना है। ठीक है, तो NSG 2 में आएंगे। लेकिन NSG 3 में कौन से आएंगे कि भाई अगर 20 करोड़ से लेकर अगर 100 करोड़ तक की अर्निंग होती है सालाना, ये एनुअल है। ठीक है, वार्षिक, ये वार्षिक आय है, ये आपको ध्यान रखना है। और 4 में NSG 4 में कौन से स्टेशन आएंगे जहाँ पर 10 से लेकर 20 करोड़ तक की एनुअल अर्निंग होती है। 5 में कौन से आएंगे जहाँ पर जो है वो 1 से 10 तक की यहाँ पर करोड़ तक की एनुअल इनकम होती है। और 6 में कौन से आएंगे जहाँ पर जो है वो 10 करोड़ या उससे कम, 10 करोड़ या उससे कम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, लेस देन ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब NSG जो कैटेगरी है ये कितनी कैटेगरी में है, तो यहाँ पर ध्यान रखना NSG वाले कितने हैं, 6 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। और स्टेशनों को अगर स्टेशन की बात आएगी तो ध्यान रखना इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो आपका आ जाएगा NSG, कौन सा आ जाएगा NSG। ठीक है, इसमें आपके इसके 6 भाग हैं। दूसरा आपका आपको पता है SG आता है ना, इसमें जो है आपके 3 पार्ट है, SG 1, SG 2, SG 3। तीसरा इसमें पार्ट आता है HG, यानी कि इसके भी 3 पार्ट हैं, HG 1, HG 2 और HG 3। तो यहाँ पर जब भी हम इसकी अर्निंग की बात करेंगे तो इसमें ध्यान रखना है कि अगर मैं इसमें SG 1 या SG 1 की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना कि अगर SG 1 है तो इसमें अगर आपकी 25 करोड़ तक की इनकम है तो वो आता है। और SG 2 में 10 से 25 करोड़ तक की, 10 से 25 करोड़ तक की। और 3 में SG 3 में आता है आपका यानी कि लेस देन यानी कि 10 करोड़, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से यहाँ से ये जो है वो डिसाइड होती है कि भाई कौन सा किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। तो समझ गए होंगे कि भाई ये संबंधित किससे, यात्री के आय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि EDR क्या है। तो EDR और TDR पर भी मैंने जो है वीडियो आपको बताई दी थी कि भाई EDR और TDR क्या होती है। तो व्हाट इज EDR इन रेलवे, या रेलवे में EDR क्या होती है। EDR और TDR की वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी थी आप सभी लोगों को। EDR की फुल फॉर्म यहाँ से पूछ रहा है तो एक्सेस फेयर इसकी एक्सेप्शनल डाटा रिपोर्ट इसकी फुल फॉर्म होती है। क्या होती है, एक्सेप्शनल जो डेटा रिपोर्ट होती है ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अब यहाँ पर जो है ये जो ऑप्शन है थोड़ा सा आपको कहीं जो है दूर दूर यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। एक्सेस फेयर रिसीव एम्प्लॉय ड्यूटी रजिस्टर एक्सेस डिमांड रिपोर्ट। अब देखो यहाँ पर एक तो ये आपका जो है रिपोर्ट यहाँ पर जो है मैच हो रहा है, और एक्सेप्शनल यानी कि अतिरिक्त भी हम कह सकते हैं इसको। यहाँ पर जो है इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर वो ये होना चाहिए एक्सेस डिमांड रिपोर्ट। अब इन्होंने जो है यहाँ पर किस प्रकार से जो है ऑप्शन दिया है ये समझ से बाहर है, लेकिन फिर भी अगर हम अतिरिक्त मांग रिपोर्ट की बात करते हैं, डेटा रिपोर्ट है ना, डाटा रिपोर्ट या डिमांड रिपोर्ट, ये यहाँ पर जो है इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर हो सकता है। बाकी जो है RRB ने क्या माना है ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जो TDR होती है, TDR का पूरा नाम आपसे पूछ रहा है। तो TDR का मतलब होता है टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट या ट्रेन डिले रिकॉर्ड, ट्रेन डिमांड रजिस्टर, टिकट डिलीवरी रिपोर्ट। तो यहाँ पर टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और ये आप सभी लोगों को पता है कि जब मैंने TDR पढ़ाया था और EDR पढ़ाया था तो यहाँ पर जो है मैंने बताया कि भाई जब भी TDR जो है एक तो होता है कि भाई आप जो है इसको ऑफलाइन जो है वो प्रेषित करोगे, एक होता है कि आप ऑनलाइन जो है वो TDR जारी करोगे, TDR फाइल करोगे। तो दोनों ऑप्शन है। अगर आप जो है ऑफलाइन करते हैं तो उसका प्रोसेस भी मैंने बता दिया था, ऑनलाइन का भी आप सभी लोगों को वहाँ पर मैंने अच्छे से बता दिया था। लेकिन ये ध्यान रखना कि TDR क्या होती है कि मान के चलो आपने जो है कोई जो किराया है उसकी आपको रिफंड चाहिए। अगर वो स्टेशन पर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको अगर नगद में कोई पैसा अगर वहाँ पर नहीं मिलता है किसी स्टेशन पर यानी कि बुकिंग ऑफिस पर, तो उस किराए की वापसी के बदले आपको जब नगद पैसा नहीं मिलेगा तो उस दौरान जो है वहाँ से आपको यहाँ पर TDR जारी की जाएगी। और जब TDR जारी की जाएगी तो यहाँ पर जो भी आपका पैसा मिलेगा ये जो CCM ऑफिस होता है, CCM जो ऑफिस होता है यानी कि रिफंड ऑफिस, वहाँ से आपको ये पैसा दिया जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि जब भी TDR आपको
यहाँ पर जब जारी की जाएगी तो सीसीएम ऑफिस में आपको 10 दिन के अंदर अंदर इसके लिए जो है वो प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई हमें रिफंड चाहिए और हमें जो है किराए की जो वापसी है वो स्टेशन पर नगद में नहीं मिली है, भाई सीसीएम ऑफिस इसको रिफंड दे दिया जाएगा। क्लियर। तो इसी प्रकार से ये जो ईडीआर है वो टीडीआर यहाँ पर पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, स्लीपर वर्ग के यात्रियों के लिए निःशुल्क जो सामान है उसकी सीमा क्या है। 15 क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्री अलाउंस ऑफ लगेज फॉर अ स्लीपर क्लास पैसेंजर। स्लीपर वर्ग के यात्री के लिए जो निःशुल्क सामान सीमा है वो क्या है। तो फ्री अलाउंस आपसे यहाँ से पूछा रहा है। तो फ्री अलाउंस पे मैंने जो है वीडियो कई बार जो है आप लोगों को एनालाइज के माध्यम से भी बताया है और क्लास में भी अच्छे से बताया है, ठीक है, कि भाई अब देखो यहाँ तो ऑप्शन तो देखो आपके पास ये है कि यहाँ पर आपसे पूछ रहा है स्लीपर, तो स्लीपर क्लास के लिए 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको यहाँ पर राइट आंसर करना है। तो स्लीपर के लिए कितना है 20, 40, 30, 50 में से यानी कि 40 जो केजी है ये स्लीपर क्लास में आप फ्री अलाउंस के तौर पर दे जा सकते हैं। इतने सामान पर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जब आपसे ये फ्री अलाउंस पूछ रहा है तो भाई और भी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है ना, फ्री अलाउंस आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि भाई एग्जाम जो है आपका बिल्कुल जो है वो नज़दीक है। तो फ्री अलाउंस के मामले में ये ध्यान रखना मेरे भाई कि अगर मैं फर्स्ट एसी की बात करूँ तो फर्स्ट एसी में आप सभी लोगों को पता है कि 70 केजी तक आप ले जा सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर मैं फर्स्ट क्लास की बात करूं या सेकंड एसी की मैं अगर बात करूं तो वहां पर जो है आपको 50 केजी तक केजीग्राम का जो फ्री लगेज है वो आप फ्री में ले जा सकते हैं। इसी प्रकार से आपका थर्ड एसी आ जाता है, इसी प्रकार से आपका जो है वो चेयर कार आ जाता है, इसी प्रकार से आपका स्लीपर आ जाता है। तो स्लीपर के मामले में कितना है 40 केजी। अच्छा, इस तरीके से अगर आप चीज़ों को देखोगे, देखो 70 है, 50 है, 40 है, तो ये थोड़ा सा जो है वो याद करना भी आसान हो जाएगा कि भाई 70 तो हमने देखा भाई कि फर्स्ट एसी में है, उसके बाद सेकंड एसी में 50 है, बाकी मामले में थोड़ा सा टेढ़ा चल रहा है यानी कि कम चल रहा है ना। और सेकंड क्लास आप सभी लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि भाई 40 के बाद तो कम होगा यानी कि 35 केजी तक यहाँ पर फ्री अलाउंस आपको दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान रखना है। अब इसके बाद जो है एक आपका आता है एमएसटी। भाई एमएसटी जो मंथली सीजन टिकट है उसमें आप कितना जो है फ्री अलाउंस ले सकते हैं। तो अभी मैंने बताया कि भाई एमएसटी में सेकंड क्लास हो जाएगी और एक आपकी फर्स्ट क्लास हो जाएगी। तो सेकंड क्लास में आप 10 केजी तक ले जा सकते हैं और फर्स्ट क्लास में आप 15 केजी तक ले जा सकते हैं। तो ये दोनों भी फॉर्मेट आपको पता होने चाहिए, हमेशा पूछा जाता है। फिर इसके बाद आपका आता है कि जो जब हमने पास पढ़ाए थे, पास पीटीओ पढ़ाए थे, तो वहाँ पर भी पास किस पास पर आप कितना फ्री अलाउंस ले जा सकते हैं। जैसे फर्स्ट ए, ठीक है, फर्स्ट ए जो आपका पास है उस पर जो है 140 केजी रहता है। कितना 140 केजी रहता है। दूसरा चीज़ आपका आता है इसके बाद जो सेकंड क्लास ए होता है ना, सेकंड क्लास ए पास, अगर सेकंड क्लास ए पास आपका है तो वहाँ पर आप कितना फ्री अलाउंस ले जा सकते हैं मेरे भाई। तो इस मर भी कितना था 140 केजी। दूसरी चीज़ इसके बाद आता है सेकंड क्लास पास, ये तो ए पास हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ सेकंड क्लास की पास की बात करूँ तो यहाँ पर जो है आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई 50 केजी हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50 केजी। फिर एक आता है फर्स्ट क्लास पास, केवल फर्स्ट क्लास पास आता है। तो अगर फर्स्ट क्लास पास की बात आएगी तो वहाँ पर 70 केजी आपको याद रखना है। तो ये हमेशा आपसे जो है वो फ्री अलाउंस के तौर पे पूछा जाता है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, जो आरआर होती है इसका अर्थ क्या होता है। रेलवे रिसिप्ट का अर्थ क्या है। रेलवे रसीद का अर्थ क्या है। 16 को जो क्वेश्चन है ये आप सभी लोगों को पता है कि भाई पहला ऑप्शन दे रहा है कि माल की रसीद है या यात्री टिकट है या रिफंड की रसीद है या कोई सामान्य टिकट है। तो यात्री टिकट और सामान्य टिकट तो ये हो ही नहीं सकता भाई, ये है रेलवे रसीद। तो ये रेलवे रसीद किसकी है, क्या रिफंड की रसीद है। नहीं मेरे भाई, ये सिर्फ और सिर्फ माल की रसीद यानी कि डिलीवरी नोट फॉर गुड्स। जब भी हम किसी सामान की डिलीवरी लेने जाते हैं तो वहाँ पर आपको आरआर जो है वो प्रस्तुत करनी पड़ेगी। इसी के आधार पर जो है आपको यहाँ पर डिलीवरी दी जाती है। तो डिलीवरी वाला पोर्शन भी मैंने बहुत अच्छे से कवर करा है, वहाँ पर आप इस चीज़ को देख सकते हैं। इसकी जब भी आपसे फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो इसकी फुल फॉर्म ये ध्यान रखना है, रेलवे रिसिप्ट, ये हमेशा फुल फॉर्म इसकी पूछी जाती है। बाकी एक कानूनी दस्तावेज होता है, इसी के आधार पर डिलीवरी दी जाती है और इसमें वाटर मार्क जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई वैगन आवंटन के लिए क्या आवश्यक है। वैगन अलॉटमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर। तो जब भी आपको वैगन आवंटन किया जाएगा तो उसके लिए आपको क्या आवश्यक होता है। क्या पार्सल बुकिंग करनी पड़ेगी या मालगाड़ी लोडिंग करनी पड़ेगी, यात्री का सामान, रिफंड मामले। तो भाई ध्यान रखना, रिफंड मामले, यात्री सामान, पार्सल की बुकिंग का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है यानी कि मालगाड़ी लोडिंग, फ्रेट ट्रेन लोडिंग। जब भी आप वैगन आवंटन, यानी कि ये कह रहा है कि वैगन आवंटन जो है किसके लिए आवश्यक है। तो जब भी वैगन आप आवंटन करोगे, वैगन का रजिस्ट्रेशन करोगे तो किसके लिए करोगे भाई, आप किसी मालगाड़ी की लोडिंग के लिए तो करोगे, है ना। और वैगन से रिलेटेड जो है बहुत अच्छे से चीज़ों को कवर किया है। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है
ये क्वेश्चन कह रहा है कि वेगन ट्रांसफर जो रजिस्टर है वो किस लिए रखा जाता है, यानी कि WTR जो रजिस्टर है इज मेंटेन फॉर। अच्छा, ये जो है आपका एक शायद NCR या NER में एक टॉपिक दिया था कि WTR क्या होता है। तो यहाँ पर जब भी WTR या तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी कि वेगन ट्रांसफर रजिस्टर, या इसका यूज किस लिए किया जाता है। तो वेगन ट्रांसफर रजिस्टर से आप वैसे भी समझ गए होंगे कि भाई यहाँ पर जब भी WTR की बात आएगी तो क्या यात्री सामान का अभिलेख रखने के लिए। भैया यात्री सामान का मतलब कहाँ से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो वेगन की बात आ रही है। रिफंड सूची भी इसमें नहीं आएगी, टिकट अभिलेख भी नहीं आएगा। इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, वेगन के स्थानांतरण की ट्रैकिंग के लिए, यानी कि ट्रैकिंग ट्रांसफर ऑफ वेगन। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा खाता रेलवे की आय और व्यय से संबंधित है। विच अकाउंट डील्स विद रेलवे अर्निंग एंड डेबिट्स। तो क्या वाणिज्य कॉमर्शियल अकाउंट है, या कोई जनरल अकाउंट है, या कोई ट्रैफिक अकाउंट है, या स्टेशन अकाउंट है। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन देखो इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर जो है जब भी अर्निंग और डेबिट की बात आती है तो यहाँ पर जो है वो कॉमर्शियल अकाउंट पर टिक कर जाएगा। जनरल अकाउंट तो नहीं होगा, ना ही स्टेशन अकाउंट होगा। हमारा इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ट्रैफिक अकाउंट। इसको बोलते हैं ट्रैफिक अकाउंट, जहाँ पर जो है वो अर्निंग और डेबिट्स जो है वो रखी जाती है। ठीक है, और इसके 4 भाग होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। ये भी आपसे कभी जो है क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भाई इसमें कितने भाग होते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, वाणिज्य कर्मचारी कौन से रिटर्न्स होते हैं। कॉमर्शियल स्टाफ मस्ट सबमिट विच रिटर्न्स। तो क्या वो बुकिंग और पार्सल रिटर्न सौंपते हैं, या बिक्री रिटर्न सौंपते हैं, या माल वापसी फॉर्म, या ट्रेन देरी रजिस्टर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, यानी कि बुकिंग और पार्सल रिटर्न। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अवकाश जो नियम है वो किन पर लागू होते हैं। लीव रूल जो है वो किस पर अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, क्या यात्री पर अप्लाई होंगे, या ठेकेदार पर, या केबल गार्ड पर। तो ये ध्यान रखना है। इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि जो भी रेलवे एम्प्लॉय है उन्हीं पर ये लीव रूल अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, रेलवे पास क्या होता है। तो अगर आपसे रेलवे पास यानी कि व्हाट इज अ रेलवे पास क्या होता है, तो रेलवे पास आप पात्र कर्मचारियों के लिए एक कोई निःशुल्क या रियायती यात्रा टिकट होता है, या प्लेटफॉर्म टिकट होता है, सामान्य टिकट या पर्यटक टिकट। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पात्र कर्मचारियों के लिए निःशुल्क या रियायती टिकट। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, डिसिप्लिन एंड अपील रूल से संबंधित। यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिसिप्लिन एंड अपील रूल स्टैंड फॉर। इसका पूरा नाम आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर डिसिप्लिन एंड अपील रूल ही होगा। ये तो मेरे मुंह से पहले ही निकल गया है। अनुशासन और अपील जो है नियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, D&AR यहाँ से कुछ चीज़ें जो है फैक्ट के तौर पर आपको यह ध्यान रखनी है कि ये प्रभावी या लागू कब हुआ था, ये आपसे पूछा जाएगा, है ना। तो 1/10 जो है वो 1968 को जो है ये प्रभावी हुआ था। और इसमें कुल जो भाग हैं, इसमें जो कुल भाग हैं वो कितने हैं, तो आपको ये बताने यहाँ पर जो है वो होते हैं 7 भाग होते हैं। अगर कुल नियम की बात आएगी तो इसमें मैंने बताया था कि भाई जो है 31 जो है इसमें टोटल नियम है। लेकिन ज़्यादातर आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो ये पूछा जाता है कि कुल जो शास्तियाँ हैं, कुल जो पेनल्टीज़ हैं वो कितनी हैं। तो आपको यहाँ पर 11 जो है वो राइट आंसर करना है। आई बात समझ में। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो है आपको ये फैक्ट के तौर पर ध्यान रखना है कि जब भी आप डिसिप्लिन एंड अपील रूल के तहत जो है वो अपील करते हैं तो अपील की जो सीमा है वो कितनी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको 45 याद रखना है, ठीक है। और जब भी आपको किसी पेनल्टी से संबंधित आपको प्रतिवेदन जो देना होगा, प्रतिवेदन जो है आपको 10 दिन के अंदर अंदर जो है वो देना होगा, ठीक है। और सर्वोच्च डिसिप्लिनरी जो अथॉरिटी है सर्वोच्च, वो कौन है, तो आपको यहाँ पर राष्ट्रपति याद रखना है। कितना, राष्ट्रपति आपको याद रखना है। बाकी मैंने डिसिप्लिन एंड अपील रूल का जो है बहुत अच्छे से डिटेल से चीज़ों को समझाया, वहाँ पर भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डिसिप्लिन एंड अपील रूल से क्वेश्चन आया है कि भाई कि अब माइनर पेनल्टी अंडर डिसिप्लिन एंड अपील रूल में भी D&AR के अंतर्गत लघु दंड क्या हो सकता है। कि जो आपके 4 ऑप्शन है इसमें से माइनर जो पेनल्टी है वो क्या है, तो सेवा से निलंबन, देखो ध्यान रखना, सस्पेंशन तो ध्यान रखना, ये किसी भी प्रकार की निलंबन यानी कि सॉरी पेनल्टी नहीं होती है। वेतन वृद्धि में रोक, सेवा से हटाना, अनिवार्य सेवानिवृत्ति। तो यहाँ पर आपसे माइनर पूछा है, तो माइनर ध्यान रखना है। माइनर में जो अगर आपको रिमूवल फ्रॉम सर्विस किया जाएगा तो ये मेजर में आती है, और अगर कंपलसरी रिटायरमेंट आपको दी जाएगी तो ये भी मेजर में आती है। भाई उसके बाद तो मामला ठप है, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका बी ऑप्शन, यानी कि वेतन वृद्धि रोकना, विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट। तो मेजर और माइनर पेनल्टी कौन कौन सी होती है, ये ज़्यादातर आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को हिंट के तौर पे बता देता हूँ कि अगर मैं माइनर की बात करता हूँ तो यहाँ पर जो है पहला तो आपका आता है सेंस्योर। क्या आता है, सेंस्योर, परिनिंदा या निंदा भी इसको बोलते हैं।
दूसरा आपका आता है अगर आपका प्रमोशन पर अगर रोक लगा देते हैं तो आपकी दूसरी आती है। दूसरा आपका ये आता है कि वेतन वृद्धि पर अगर रोक लगा दी जाती है ना, वेतन वृद्धि पर अगर रोक जो है वो लगा दी जाती है। दूसरा चीज़ आता है कि वेतनमान के एक निचले स्तर पर जो है आपको अवनत कर दिया जाता है, तो वो आपका जो है माइनर पेनल्टी में आता है। मेजर पेनल्टी में क्या क्या चीज़ें आती है कि भाई एक तो आपने दो चीज़ आपने पढ़ी ली है कि अगर आपका ग्रेड में या सेवा में जो है वो डिमोशन किया जाता है, या रिमूवल फ्रॉम सर्विस कर दिया जाता है, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस किया जाता है, या आपको जो है अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाती है, तो ये आपकी सारी की सारी मेजर पेनल्टी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है आता है, ये कह रहा है कि D&AR के अंतर्गत जो है वो प्रमुख दंड में शामिल है। तो प्रमुख दंड कौन सा है? क्या निलंबन है? नहीं है। फटकार है? नहीं है। सेवा से हटाना या वृद्धि रोकना? तो इसमें आपका मेजर पेनल्टी पूछ रहा है। मेजर पेनल्टी क्या है कि अगर आपको रिमूवल फ्रॉम सर्विस किया जाएगा तो ये आपकी मेजर पेनल्टी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि दुर्घटना के समय जो कॉमर्शियल स्टाफ होता है उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो भाई जब भी एक्सीडेंट होगा तो आप सबसे पहले क्या करोगे भाई? क्या स्थान छोड़ दोगे? भाई ये तो नहीं होगा। यात्रियों की सहायता करना और रिपोर्ट देना, बिल्कुल सही बात है भाई। आप जो है पैसेंजर की हेल्प करेंगे और उनकी रिपोर्ट देंगे। कलेक्ट टिकट संग्रह करेंगे? नहीं करेंगे। ट्रैफिक रोकेंगे? नहीं रोकेंगे। पहली प्राथमिकता हमारी क्या हो जाएगी? बी ऑप्शन और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि रेलवे में कॉमन कोड का उद्देश्य क्या है? द पर्पज ऑफ कॉमन कोड्स इन रेलवे इज। तो यहाँ पर ध्यान रखना, स्टेशन को ट्रेन की समान पहचान करना या टिकट की छपाई, यात्री पहचान, ये सारी चीज़ें इसमें, या स्टाफ की उपस्थिति। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आइडेंटिफाई स्टेशन एंड ट्रेन इन्फॉर्मली। अगला क्वेश्चन हमारे पास पूछ रहा है कि रेलवे शब्दावली में पीएफ का मतलब क्या होता है? तो पीएफ के ध्यान रखना, प्लेटफॉर्म प्रोविडेंट फंड, प्रोजेक्ट फाइल या पैसेंजर फैसिलिटी। तो यहाँ देखिए दो चीज़ें हैं कि जब भी यहाँ पर आप देख रहे होंगे, एक दो ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे। एक तो आपका ये कि भाई प्लेटफॉर्म, पीएफ आप प्लेटफॉर्म पर देखते हैं, ये भी होता है। और पीएफ से जब आप पीएफ बोलते हैं कि भाई पीएफ कितना आपका कट रहा है, तो आप बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। अब यहाँ पर रेलवे शब्दावली में जब भी पीएफ का मतलब होता है तो प्लेटफॉर्म आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है वो आयोग यानी अरविंद यहाँ पर माना है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा प्लेटफॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, टीटी का पूरा नाम क्या है? तो भाई टीटी का पूरा नाम क्या होता है? ये तो आप सभी लोगों को यहाँ पर जनरली पता होगा। ट्रेवल टेक्नीशियन, ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर, टिकट ट्रांसैक्शन टेम्पोरेरी टिकट। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो टीटी न देकर जो है कभी जो है आपसे टीटीई भी देता है, तो यही जो टीटीई होता है इसकी ये फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, सार्वजनिक समय सारणी कितनी बार जो है वो प्रकाशित की जाती है? तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो आपकी पब्लिक टाइम टेबल होता है ये कितनी बार जो है वो प्रकाशित किया जाता है। तो ये साल में एक बार जो है इसको प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 31 जो क्वेश्चन है वो है कि पब्लिक जो टाइम टेबल है इसकी जो जानकारी वो किस में होती है? क्या ट्रेन टाइमिंग एंड इसकी जानकारी होती है? ये जो यानी कि जो पीटीटी होता है, पीटीटी, इसकी जो जानकारी इसमें जो है वो किसकी जानकारी होती है? ट्रेन का समय या मार्ग, स्टाफ का वेतन, पार्सल की दरें, भर्ती के नियम। तो आप सभी लोगों को पता है कि भाई जो भी पब्लिक टाइम टेबल होता है उसमें ट्रेन का समय बताया जाएगा कि भाई कितने बजे कौन सी गाड़ी कितने बजे चलेगी और उसका रूट बताया जाएगा, है ना। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, यात्री सुविधाओं का अर्थ क्या है? यात्री सुविधाओं का अर्थ यानी कि पैसेंजर एमिनिटीज़। पैसेंजर एमिनिटीज़ पर मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन यहाँ से जब भी क्वेश्चन पूछे जाता है पैसेंजर एमिनिटीज़ से तो ये जल्दी से चीज़ें पकड़ में आ जाती है, क्योंकि ये आपके इर्द गिर्द जो है ये चीज़ें हमेशा पूछी जाती है। तो यहाँ पर जो है क्या आराम और सुविधा के लिए सुविधाएं, कर्मचारी आवास। देखो पैसेंजर एमिनिटीज़ यहाँ पर पूछ रहा है तो कर्मचारी कहाँ से आ जाएगा इसमें? नहीं, रेलवे कार्यशाला इसमें नहीं आएगी, टिकट काउंटर इसमें नहीं आएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि आराम और सुविधा के लिए सुविधाएं। यही तो यात्री सुविधाओं से संबंधित है। और यहाँ पर जो है जनरली आपसे मैक्सिमम टाइम पे जो है MEA इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। ये MEA की फुल फॉर्म होती है मिनिमम पैसेंजर एमिनिटीज़। ठीक है, जैसे भाई आपने स्टेशन पर देखा होगा कि भाई पार्किंग की सुविधा होनी चाहिए, वाटर पाइप होने चाहिए, हैंड पंप होने चाहिए, वेटिंग हॉल होना चाहिए, सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, है ना, प्लेटफॉर्म पर शेल्टर होना चाहिए, यूरिनल्स होने चाहिए, लैट्रिन्स होनी चाहिए, लाइटिंग, फैन, टाइम टेबल डिस्प्ले होना चाहिए, क्लॉक होना चाहिए, वाटर कूलर होना चाहिए। अच्छा, ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या है कि पैसेंजर एमिनिटीज़ है, यानी कि यात्री की सुविधा के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए। भाई मान के चलो कोई अनाउंसमेंट वाला जो है, जैसे जो अनाउंसमेंट आप सुनते हैं वो होना चाहिए, डस्टबिन वहाँ पर स्टेशन पर होने चाहिए, साइनेज होने चाहिए, है ना। ये जो सारी जो चीज़ें हैं ना ये यहाँ पर पैसेंजर एमिनिटीज़ के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई देखो यहाँ पर पूछ रहा है कि EDR जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो जब भी EDR की बात आती है तो EDR की फुल फॉर्म होती है एक्सेप्शनल डेटा रिपोर्ट। तो जब भी EDR बनाई जाएगी तो क्या बुकिंग क्लर्क द्वारा बनाई जाएगी? नहीं।
क्या स्टेशन मास्टर के द्वारा बनाई जाएगी? नहीं। वाणिज्य पर्यवेक्षक के द्वारा बनाई जाएगी? नहीं। यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? टीटी। तो जब भी आप सफर करते हैं और आपको लगता है कि भाई ईडीआर कब बनाई जाती है, भाई मान के चलो एसी फेलियर चला, आपने सब गाड़ी में जो है सफर कर रहे हैं और किसी कारणवश जो है रास्ते में एसी फेलियर हो जाता है, तो आप यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ईडीआर जो है आपके यहाँ पर टीटी के द्वारा यहाँ पर बनाई जाती है। और मैंने जब ईडीआर और टीडीआर पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने बताया था कि ईडीआर कौन जारी करता है और टीडीआर कौन जारी करता है। तो टीडीआर जो है वो स्टेशन मास्टर और जो बुकिंग क्लर्क होता है वो दोनों के द्वारा यहाँ पर जारी की जाती है, लेकिन ईडीआर जो है वो केवल और केवल टीटी के द्वारा यहाँ पर जारी की जाती है, क्योंकि ये ट्रेन में टीटी के द्वारा इसको जारी किया जाता है। दूसरा चीज़ यहाँ पर क्या है कि जब भी ईडीआर जारी की जाएगी तो यानी कि अगर एसी फेलियर चल रहा हो तब ये जारी की जाएगी, है ना। और अगर मान के चलो जब भी ईडीआर जारी की जाएगी तो इसके तहत जब रिफंड की बात आएगी, जब भी रिफंड की बात आएगी तो रिफंड क्या होगा? जो भी रिजर्वेशन काउंटर होगा, है ना, किसी भी रिजर्वेशन काउंटर से आप यहाँ पर जो है वो रिफंड ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको रिजर्वेशन काउंटर या बुकिंग ऑफिस से ईडीआर के माध्यम से अगर रिफंड नहीं मिलता है, सपोज दैट नगद में नहीं मिलता है, क्योंकि जब आप ईडीआर लेकर जाओगे तो बुकिंग ऑफिस में जब जाओगे तो वहाँ पर क्या होगा? आपको नगद में पैसा दिया जाएगा रिफंड में। लेकिन अगर वो पैसा नगद में नहीं दिया जा सकता है, भाई किसी कारणवश वहाँ पर वो कैश उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा? जो भी बुकिंग क्लर्क होगा या कोई स्टेशन, छोटा स्टेशन वहाँ पर जो है स्टेशन मास्टर होगा, तो उसके द्वारा यहाँ पर जो है वो टीडीआर जारी की जाएगी, यानी कि टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट जो है वो जारी की जाएगी। तो टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट जो है कब जारी की जाएगी? जब जो है वो धन वापसी जो है वो नगद में धन वापसी नहीं होती है। तो किसी टिकट पर जब भी नगद में धन वापसी नहीं होगी तो जो है टीडीआर जारी की जाएगी। अब ये देखो, ये क्वेश्चन फिर जो है यहाँ पर घूम फिर के आ गया है कि टीडीआर कब दायर किया जाता है। भाई टीडीआर इसलिए तब दायर किया जाता है जब जो है क्या यात्री यात्रा नहीं करता है, या ट्रेन देरी होती है, या यात्री ट्रेन छोड़ देता है, या सामान खो जाता है। तो मैंने बताया था कि भाई ईडीआर और टीडीआर ध्यान रखना कि यदि रेलवे की गलती है तो रेलवे आपको यहाँ पर रिफंड देगी, लेकिन अगर आपकी गलती है तो रेलवे किसी भी कीमत में आपको रिफंड नहीं देगी। तो यहाँ पर मान के चलो यात्री के द्वारा यात्रा नहीं करता है और यहाँ पर रिफंड रूल हमने पढ़ लिया है। मान के चलो किसी कारणवश जो है वो जो है कैंसिलेशन टाइम से नहीं कर पाया, तो वो टीडीआर यहाँ पर दायर कर सकता है। तो टीडीआर जब भी दायर की जाएगी तो ध्यान रखना वहाँ पर एक तो पोर्शन आपका पॉइंट आपका ये आता है कि यात्री के द्वारा यात्रा नहीं की जाती है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि मान के चलो भाई कोई यात्री जो है यात्रा करने जा रहा है और उसका टिकट जो है सेकंड एसी में, लेकिन उसे जो है वो स्लीपर में यात्रा करना पड़े, यानी कि निम्न श्रेणी में उसे यात्रा अगर करनी पड़ती है, तो यहाँ पर जो है वो रेलवे की गलती है, क्योंकि रेलवे द्वारा उसको सीट नहीं दी गई है। तो वहाँ पर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? टीडीआर जो है वो फाइल कर सकता है और वहाँ पर इसको रिफंड पैसा मिलेगा। अगर रास्ते में मान के चलो अगर जो है यात्री सफर कर रहा है, एसी फेलियर हो जाता है किसी कारणवश, तो भी आप टीडीआर यहाँ पर फाइल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी रेलवे की गलती है, आपको यहाँ पर रिफंड दिया जाएगा। रेलगाड़ी अगर रद्द हो जाती है तो यहाँ पर आप लोगों की गलती नहीं है, लेकिन जब रेल के द्वारा कोई गलती होगी तो उसकी भरपाई रेल के द्वारा की जाएगी। तो रेलगाड़ी अगर रद्द हो जाती है, 3 घंटे से अधिक अगर लेट चलती है, तो वहाँ पर आप टीडीआर फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यात्री अगर यात्रा नहीं करता है तो भी टीडीआर जो है वो जारी कर सकते हैं। लेकिन ट्रेन देरी होती है, लेकिन देरी के मामले में ध्यान रखना ये कंडीशन है कि अगर 3 घंटे से अगर देरी से चलती है तभी जो है टीडीआर दायर किया जाता है। तो यहाँ पर 3 घंटे का जो है कोई इशू यहाँ पर नहीं दिया था। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये आ रहा है कि आरक्षित टिकट का जो रिफंड है वो कितने समय में लिया जाता है। तो आरक्षित टिकट जब भी ये है अनारक्षित टिकट, तो ये इसका जो रिफंड है मैंने बताया था कितने घंटे के अंदर आपको लेना पड़ेगा? 3 घंटे के अंदर आपको लेना पड़ेगा। और जब भी आप यहाँ पर रिफंड लेने जाओगे तो कैंसिलेशन के तौर पर आपको 30 रुपये यहाँ पर यात्री 30 रुपये पर यात्री आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है? पार्सल बुकिंग और वितरण का जो नियम है वो कहाँ पर दिए गए हैं? रूल फॉर बुकिंग एंड डिलीवरी ऑफ पार्सल इज गिवन। तो क्या कॉमर्शियल मैनुअल में, सेफ्टी मैनुअल, अकाउंट्स मैनुअल और मैकेनिकल मैनुअल? तो यहाँ पर ध्यान रखना कॉमर्शियल जो मैनुअल है यहाँ पर जो है पार्सल के बुकिंग और उसके डिलीवरी से रिलेटेड जो नियम है उसमें दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि फ्री लगेज अलाउंस वेराइज बाई, निःशुल्क सामान सीमा किस से निर्धारित होती है? तो जब भी फ्री अलाउंस जो सीमा है वो किसके द्वारा निर्धारित होगी? तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि भाई जो आपका जो टिकट है वो किसका है? आपका फर्स्ट एसी का टिकट है, या आपका जो है वो सेकंड एसी का टिकट है, या आपका जो है वो थर्ड एसी का टिकट है ना, या आपका जो है वो स्लीपर का टिकट है, या आपका जो है वो सेकंड क्लास का टिकट है। तो इस प्रकार से ये निर्धारित होती है। तो जब भी ये फ्री अलाउंस निर्धारित होगा तो ये टाइप ऑफ ट्रेन के प्रकार से, टिकट काउंटर या टिकट कैटेगरी नहीं। यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लास ऑफ ट्रेवल, यानी कि किस क्लास से आप ट्रेवल कर रहे हैं, फर्स्ट एसी से कर रहे हैं कि सेकंड एसी से कर रहे हैं या थर्ड एसी या स्लीपर से कर रहे हैं। तो वहाँ पर मैंने बताया था कि भाई इसके मामले में 70 याद रखना है, सेकंड के मामले में आपको 50 याद रखना है, और स्लीपर और थर्ड एसी के मामले में आपको 40 याद रखना है, सेकंड क्लास के मामले में आपको 35 याद रखना है, और एमएसटी के मामले में 15 और 10 आपको 10 और 15 याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, रेलवे की आय मुख्यतः कहाँ से होती है? तो रेलवे रेवेन्यू मेनली कम्स फ्रॉम। तो रेलवे की जो इनकम होती है वो कहाँ से होती है? तो क्या कर्मचारी के वेतन से होती है, या
रेल यात्री या माल यातायात से होती है, या सरकारी अनुदान या स्टेशन किराए से थे। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, ए, यानी कि पैसेंजर और फ्रेट ट्रैफिक, जो यात्री और जो मालगाड़ी है इनके यातायात से जो यहाँ पर रेलवे की आय मुख्यतः होती है। ठीक है, और जो है यहाँ पर हम नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, वैगन ट्रांसफर जो रजिस्टर है वो किस लिए रखा जाता है। अभी ये जो क्वेश्चन है ये अभी भी आया था, लेकिन इसने रिपीट कर दिया ये क्वेश्चन दोबारा से, तो खैर कोई बात नहीं, रिपीट करने दीजिए। जितनी बार करेगा तो हमें पता है कि ये वैगनों के स्थानांतरण की ट्रैकिंग के लिए जो है WTR जो है रजिस्टर जो है रखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, लघु दंड में क्या शामिल है, यानी कि माइनर पेनल्टी में क्या चीज़ें आती है। तो वेतन वृद्धि रोकना या सेवा से हटाना, अनिवार्य सेवानिवृत्ति। देखो सस्पेंशन तो नहीं आता है, या किसी पेनल्टी में नहीं आता है। ये सेवा से हटाना यानी कि रिमूवल फ्रॉम सर्विस और कंपलसरी रिटायरमेंट्स जो है वो आपकी मेजर से रिलेटेड, तो आपका एक ही बसता है, वो कौन सा बसता है, यानी कि वेतन वृद्धि रोकना। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 51। यहाँ पर कह रहा है कि जो आपका A1 श्रेणी के स्टेशन है वो किससे पहचाने जाते हैं। तो जब भी यहाँ पर जो स्टेशन है इसकी कैटेगरी यहाँ पर बताई गई है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो A1 जो कैटेगरी होती है, A1 जो कैटेगरी के स्टेशन होते हैं, अगर वहाँ पर जो है वो 60 करोड़ से अधिक की अर्निंग होती है ना, और वहाँ पर अगर मैं ए की बात करूँ, ए क्लास के जो श्रेणी है यहाँ पर 8 करोड़ से लेकर जो है 8 करोड़ से लेकर 60 करोड़ तक की अगर अर्निंग होती है। बी वाली जो कैटेगरी है इसमें 4 से 8 करोड़ तक यहाँ पर जो है वो आती है। अब यहाँ पर जो है A1 श्रेणी की जो स्टेशन है वो किस प्रकार से यहाँ पर पहचाने जाएंगे, तो क्या हाईएस्ट पैसेंजर अर्निंग के तौर पर पहचाने गए, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म, ट्रेन लेंथ या स्ट्रेंथ लेंथ। तो यहाँ पर से आप समझ गए होंगे, इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा कि जो भी अर्निंग होगी यानी कि हाईएस्ट पैसेंजर जो अर्निंग होगी उसी के द्वारा यहाँ पर ये पहचाने जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, DRUCC का कार्य क्या है। तो DRUCC इसकी एक तो फुल फॉर्म पूछी जाती है ना। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो है इसका काम यहाँ पर ये पूछ रहा है, तो काम के मामले में ध्यान रखें, क्या टिकट जांच करेगा, क्या ये पदोन्नति करेगा, प्रमोशन करेगा, या ट्रेन मेंटेनेंस करेगा, या एडवाइज ऑन पैसेंजर फैसिलिटीज़। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडवाइजिंग ऑन पैसेंजर फैसिलिटीज़, यानी कि यात्री सुविधाओं पर सलाह देगा। और यहाँ पर जो है हमेशा ध्यान रखना, ये जो चीज़ है ना, यहाँ से जो हमेशा क्वेश्चन बनता है कि एक तो आपका होता है DRUCC, इसमें जैसे पहला आता है DRUCC, दूसरा आता है ZRUCC और तीसरा आता है NRUCC। डी का मतलब हो गया डिविजनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी, ZRUCC की फुल फॉर्म होती है जोनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी, और NRUCC की फुल फॉर्म होती है नेशनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव काउंसिल। यहाँ पर काउंसिल आ जाएगा और बाकी इन दोनों में कमेटी आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है जब भी इसकी बैठक होगी है ना, तो ध्यान रखना 3 माह में, यह आपसे हमेशा पूछा जाता है कि 3 माह में एक बार इसकी बैठक होती है, और इसकी ध्यान रखना वर्ष में इसकी 3 बार होती है, वर्ष में 3 बार होती है, ये बैठकें आपसे पूछी जाती है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या है, इसकी जो है वो वर्ष में 2 बार होती है, वर्ष में 2 बार होती है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट आपसे ये पूछा जाएगा कि इसके जो DRUCC के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं। तो आपको सब लोगों को पता है कि भाई DRM होते हैं, जोनल रेलवे पर कौन होते हैं, GM होते हैं, और नेशनल रेलवे पर कौन होते हैं, जो रेल मंत्री होते हैं ना, रेलवे जो मिनिस्टर है, रेल मंत्री, आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, रेल मंत्री। दूसरी चीज़ क्या है, ये देखो, ये जो 3 माह में एक बार है, वर्ष में 3 बार है, और वर्ष में 2 बार है, ये आपको अच्छे से जो है चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर ऐसे ना देखे, ये ऐसे भी कह सकता है भाई 1 साल में 4 आपको दे सकता है, भाई 3 माह में एक बार, तो साल में कितनी, 4, ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि आपसे ये मीटिंग पूछी जा सकती है कि जो मीटिंग जो ये करते हैं तो वहाँ पर अलाउंस आपसे पूछे जाते हैं ना, अलाउंस। तो ये जो अलाउंस है कि अगर DRUCC अगर मीटिंग करता है तो मीटिंग के मामले में इनको एक मीटिंग का 360 रुपये मिलता है, और आने जाने के लिए इनको 180 रुपये, यानी कि ट्रैवलिंग के लिए 180 रुपये मिलता है। इसी प्रकार से ये जो GM होते हैं है ना, यानी कि ZRUCC होती है, जब भी ये मीटिंग करते हैं तो मीटिंग के मामले में इनको 540 रुपये मिलते हैं एक मीटिंग का, और अगर ये आने जाने के लिए इनको अगर भत्ता देना होता है तो ये 270 इनको दिया जाता है। और NRUCC के मामले में 940 जो है वो मीटिंग के लिए दिए जाते हैं, और ट्रैवलिंग के लिए भी यहाँ पर 940 रुपये दिए जाते हैं। तो ये भत्ते हैं, अलाउंस है, अगर आपसे पूछा जाए तो आपको यहाँ पर कैरी आउट इसको भी कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, जो ZRUCC होती है वो किस स्तर पर काम करती है। तो आप सभी लोगों को पता है जोनल स्तर पर काम करती है। और अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, जो NRUCC है वो किसके लिए कार्य करती है। तो यहाँ पर क्या वो पैसेंजर रिफंड के लिए या टिकट जांच के लिए, खान पान के लिए नहीं, इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा नेशनल रेल यूजर्स इंटरेस्ट के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है।
तो जब भी स्टेशन पर यात्रियों की सेफ्टी की बात आएगी तो क्या बुकिंग क्लर्क करेंगे या टीटी करेंगे या स्टेशन मास्टर करेंगे या वाणिज्य सुपरवाइजर करेंगे। तो सेफ्टी से रिलेटेड मामला आ रहा है स्टेशन पर, तो ये सीधा सीधा किसके पास जाएगा, स्टेशन मास्टर के पास जाएगा। प्लेटफॉर्म टिकट का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो आप सभी लोगों को पता है कि जब भी प्लेटफॉर्म को टिकट का उपयोग करेंगे तो क्या ट्रेन यात्रा कर पाऊंगा आप उससे। भाई टिकट तो आप ले रहे हैं प्लेटफॉर्म का, क्या उससे ट्रेन यात्रा नहीं करेंगे। स्टेशन प्लेटफॉर्म पर प्रवेश ये हो सकता है, पार्सल संग्रह नहीं हो सकता है, सीट आरक्षण नहीं हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंट्री टू स्टेशन प्लेटफॉर्म। और यहाँ पर ये सभी लोगों को आप पता ही होगा कि प्लेटफॉर्म टिकट की जो कीमत होती है वो कितनी होती है, 10 रुपये होती है ना। और ये कितने घंटे के लिए वैलिड होता है, तो 2 घंटे के लिए वैलिड होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, प्लेटफॉर्म टिकट की वैधता जो है वो सामान्यतः कितनी होती है। तो प्लेटफॉर्म टिकट की मैंने बताया भी कितना होता है, 2 घंटा, वो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, भारतीय जो रेलवे है वो किस मंत्रालय के जो है अधीन वो आता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना, क्या जो भारतीय रेलवे है वो रेलवे मिनिस्ट्री यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी कि रेल मंत्रालय के अंतर्गत आपका ये आता है। भारतीय रेलवे का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन रेलवे ये कहाँ पर है, तो आप सभी लोगों को पता है ये कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो थोड़ा सा आसान भाषा में आपकी यहाँ पर पूछी गई थी। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि वर्तमान में कितने रेलवे जोन हैं। तो यहाँ 17, 18, 19, 21 आपका ऑप्शन है, और ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ अभी लेटेस्ट में आपको 18 ही आंसर करने हैं, जो कि 19वां अभी इसमें ऐड नहीं हुआ, जो आपका जो कोंकण रेलवे उसको अभी ऐड नहीं किया है। ठीक है, तो अगर डिवीजन की बात पूछेगा तो आपको यहाँ पर 70 जो है वो डिवीजन यहाँ पर राइट आंसर करने हैं, क्योंकि कोंकण रेलवे में जो +2 डिवीजन बने हैं वो अभी ऐड इसमें नहीं किए हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास आता है कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि एनसीआर का आपसे पूछ रहा है। एनसीआर में ये पेपर हुआ था तो एनसीआर का ही हेडक्वार्टर आपसे पूछ रहा है, तो आपको ये पता है कि ये कहाँ पर है, प्रयागराज में। तो जब भी हेडक्वार्टर की बात आएगी तो हेडक्वार्टर के मामले में ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि भाई जो एनईआर है इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, तो आप बताएंगे गोरखपुर में है। अगर सेंट्रल रेलवे की मैं बात करूँ तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। अगर साउथ सेंट्रल रेलवे की मैं बात करूँ तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो सिकंदराबाद में आपका आ जाएगा। अगर मैं साउथ कोस्ट रेलवे की मैं बात करूँ जो अभी लेटेस्ट में बना है, तो ये कहाँ पर है, ये आपका विशाखापट्टनम में है। और अगर मैं साउथ रेलवे की अगर मैं बात करूँ तो ये कहाँ पर है, चेन्नई में। ठीक है, तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। इसी प्रकार से अगर मैं WCR की बात करूँ तो ये आपका कहाँ पर है, जबलपुर में है। और वेस्टर्न रेलवे का अगर मैं मुख्यालय की बात करता हूँ तो ये भी आपका कहाँ पर है, मुंबई में आपका आ जाएगा। NWR की अगर मैं बात करूँ तो NWR का कहाँ पर है, जयपुर में आपका आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ECR ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे ये कहाँ पर है, ये आपका हाजीपुर में आपका आ जाएगा। ठीक है, और ईस्ट कोस्ट जो रेलवे है इसमें कन्फ्यूज होता है, साउथ कोस्ट में विशाखापट्टनम और ईस्ट कोस्ट में आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस जरा कमेंट्स में मुझे आपको यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है ईस्टर्न रेलवे का कहाँ पर आ जाएगा, कोलकाता में आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, कोलकाता में आ जाएगा। अच्छा, साउथ ईस्ट अगर सेंट्रल रेलवे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कहाँ पर आ जाएगा, इसका आ जाएगा बिलासपुर में। ठीक है, कहाँ पर आ जाएगा, बिलासपुर में। और साउथ ईस्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोलकाता। तो इस प्रकार से जो है ये सारे जो आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह पूछ रहा है कि भारत में पहली जो यात्री ट्रेन है वो किस वर्ष चली थी। तो आपका ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 अप्रैल। कभी कभार जो है इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, सॉरी पूरी डेट भी पूछी जाती है, 1853 यानी कि 16 अप्रैल 1853 को ये चली थी। कब चली थी, 1853 को। और ये कहाँ से कहाँ चली थी, तो मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। और कितने किलोमीटर चली थी, 34 किलोमीटर जो है इसने डिस्टेंस कवर करी थी। लेकिन इसी मामले में अगर मैं इलेक्ट्रिक की बात करूँ, अगर मैं फर्स्ट इलेक्ट्रिक की बात करूँ, फर्स्ट जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है वो कब चली थी, तो ये 1925 में आपको यहाँ ध्यान रखना है मेरे भाई। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पहली जो ट्रेन है वो किन 2 शहरों के बीच चली थी। तो यहाँ पर अभी मैंने बताया था कि दिल्ली, आगरा, कोलकाता, हावड़ा, चेन्नई, मुंबई, मुंबई, ठाणे, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई और ठाणे के बीच में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो आपका EMU है इसका पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट या इमरजेंसी मैनेजमेंट यूनिट या इंजन मेंटेनेंस यूनिट या एक्सप्रेस मैन यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। इसी प्रकार से आपसे जो है ये DEMU ये पूछा जाता है, MEMU ये इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, DMU यह हो जाएगा डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। ठीक है, EMU आपको पता है, यहाँ पर यही चीज़ इसने दे दी है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, MEMU मीमो की फुल फॉर्म यहाँ पर आपसे पूछा है। तो मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर जो है फुल फॉर्म हमेशा आपसे पूछी जा रही है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि PRS का पूर्ण नाम क्या है। तो PRS का पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम होता है, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम होता है। ये आपसे हमेशा जो है वो पूछा जाता है। फुल फॉर्म आपको जो मैंने आप लोगों को जो है एक
फुल फॉर्म की जो है एक वीडियो प्रोवाइड करती है, वहाँ से जाकर अगर आप सीसीटीसी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए वहाँ से आप वो वीडियो, एक बूस्टर वीडियो है, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसी से ज़्यादातर चीज़ें आपकी फंसने की पूरी संभावना होती है। इसी प्रकार से जो है वो स्टेशन मास्टर यानी कि और ट्रेन मैनेजर के लिए भी मैं एक फुल फॉर्म की एक वीडियो लेके आऊँगा, ताकि वहाँ से बाहर आपका क्वेश्चन ना फंसे। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आरपीएफ का पूरा नाम क्या है? तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, यहाँ पर जो है वो रेलवे पुलिस फोर्स या रेलवे पैसेंजर या आपका रीजनल जो प्रोटेक्शन फोर्स है, इसकी यहाँ पर जो है फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, सबसे कम किराए का टिकट कौन सा है? विच क्लास ऑफ टिकट इज द लोएस्ट फेयर क्लास? क्या फर्स्ट क्लास का कम हो जाएगा? स्लीपर, थर्ड एसी, द्वितीय श्रेणी, भाई सेकंड क्लास आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, अनारक्षित टिकट किसके माध्यम से बुक किए जाते हैं? तो क्या पीआरएस, यूटीएस, आईआरसीटीसी, स्टेशन मास्टर ऑफिस, तो किसके द्वारा यहाँ पर जो है अनरिजर्व टिकट जो है बुक किए जाते हैं? तो आप सभी लोगों को पता ही है कि इसका जो है सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? यूटीएस हो जाएगा, यानी कि अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। जब भी हम पीआरएस की बात करते हैं तो देखिए थोड़ा सा इसमें यूटीएस और पीआरएस में आपसे हमेशा जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूटीएस और पीआरएस। तो यूटीएस तो मैंने बता दिया है, पीआरएस के मामले में थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें जब भी मैक्सिमम यात्री की बात आएगी तो एक टिकट पर कितने यात्री कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है 6 यात्री, ठीक है। बाकी आपसे पीएनआर की यहाँ पर अंक पूछा जाता है कि भाई जो पीएनआर होता है वो कितने अंकों का होता है, तो 10 अंकों का होता है। और पैसेंजर पीएनआर की फुल फॉर्म क्या होती है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होती है, और इसके द्वारा जो है वो यात्री की सीट, बर्थ, कोच, है ना, इसकी जानकारी जो है यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। अगर मैं टिकट नंबर की बात करूँ तो इसमें टिकट नंबर कितने अंकों का होता है? 8 अंकों का होता है। अगर मैं इसमें रैंडम नंबर की बात करूँ तो रैंडम नंबर कितने अंकों का होता है? 3 अंकों का होता है। और अगर मैं इसमें टिकट रोल की मैं बात करूँ, टिकट रोल की मैं अगर मैं बात करूँ तो इसमें कितना होता है मेरे भाई? तो 200 टिकटों का एक टिकट रोल होता है। और यहाँ पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई अग्रिम जो है आप जब भी पीआरएस से कोई टिकट रिजर्वेशन वाला जो टिकट है अगर आप अग्रिम रूप से अगर जारी करते हैं तो आप कितना दिन पहले कर सकते हैं? तो आपको यहाँ पर 60 दिन ये याद रखना है, ठीक है। और अगर जो भी आप जो रिजर्व टिकट है अगर उसमें आप जो है आरक्षण पर अगर नाम का परिवर्तन अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना परिवर्तन, और परिवर्तन केवल जो है आप उसमें एक बार जो है वो कर सकते हैं, एक बार उसमें चेंज आप कर सकते हैं। और इसके लिए आपको जो है मैंने बताया था कि भाई 24 घंटे पहले जो आपको एक लिखित आवेदन यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप जो आपके जो परिवार के जो सदस्य हैं उनको भी यहाँ पर जो है वो नाम परिवर्तन की सुविधा दी गई है। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि मान के चलो अगर आप जो है ग्रुप में, अगर आप ग्रुप में यात्रा करते हैं, किसमें? ग्रुप में, तो आप यहाँ पर जब भी आरक्षण में नाम परिवर्तन की बात आएगी तो परिवर्तन इसमें केवल और केवल 10% लोगों का यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। मान के चलो 50 लोग आप ग्रुप में यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है केवल और केवल 10% लोगों का यहाँ पर नाम में परिवर्तन हो सकता है। और इसके लिए आपको यहाँ पर जो 48 घंटे पहले जो है ऑफिस में आपको एक लिखित रूप से आवेदन देना पड़ेगा। तो ट्रेन डिपार्चर से पहले आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर फुलफिल करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आता है, वाणिज्य जो क्लर्क होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो या सिग्नल संभालना, या रख रखाव देखना, या ट्रेन चलाना? नहीं, यहाँ पर सीधा जो आंसर है वो क्या है? सर्व पैसेंजर एंड हैंडल बुकिंग एंड रेवेन्यू वर्क, यानी कि यात्रियों की सेवा करना और बुकिंग और राजस्व को देखना, ये इसका जो है मेन जो है क्या होता है? मुख्य उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि वाणिज्य के नियमावली में किसके नियम दिए गए हैं? तो टिकट, सामान और पार्सल के नियम दिए गए, क्या ट्रेन समय दिया गया है, अभियांत्रिकी मानक दिए गए, यानी कि इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड दिया है, या मेडिकल अलाउंस दिया है? तो यहाँ पर क्या है? टिकट हो गया, सामान हो गया, या पार्सल हो गया, इसकी वर्किंग के बारे में जो है वो जो आपके कॉमर्शियल मैनुअल है इसमें ये चीज़ दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रद्द किए गए जो आरक्षित टिकट होते हैं उनके जो रिफंड नियम है वो कहाँ दिए गए हैं? तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो अकाउंट्स कोड यहाँ पर जो है वो आरआरबी ने यहाँ पर माना है, क्लियर। तो पैसेंजर फेयर इंक्लूड्स, यानी कि यात्री किराए में क्या शामिल होता है? तो यात्री किराए में क्या केवल खान पान शुल्क शामिल होता है, या मूल किराया शामिल होता है, या पूरक शुल्क हो गया, प्लेटफॉर्म टिकट शुल्क हो गया, या बुकिंग सेवा कर हो गया? तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी यात्री के किराए में शामिल होगी कोई चीज़ें तो उसका यहाँ पर जो है एक तो बेस फेयर शामिल होगा और सप्लीमेंट जो है वो चार्ज होगा, ठीक है। ये सारे जो है इसमें शामिल होंगे। तो जब भी यहाँ पर किराया जो है वो डिनोट किया जाएगा तो यहाँ पर ध्यान रखना अगर सुपर फास्ट कोई चार्ज अगर कोई लागू है तो वो भी इसमें ऐड किया जाएगा, अगर जीएसटी कोई लागू है तो वो भी इसमें ऐड किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें ऐड की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, यात्रा के कितने दिन पहले जो है वो आरक्षण हो सकता है? तो यहाँ पर जो है वो 60 दिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे अगर यात्रा करते हैं तो आधा टिकट से करते हैं, या पूरा टिकट से करते हैं, या अनुमति नहीं है, या निःशुल्क बिना सीट? तो अकॉर्डिंग टू जो ऑप्शन है यह हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? निःशुल्क बिना सीट। तो 5 वर्ष से कम आयु के जब भी यात्रा करेंगे बच्चे तो उनको निःशुल्क जो है यहाँ पर विदाउट सीट जो है वो यात्रा कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि मान के चलो अगर 5 से 12 साल तक का कोई बच्चा है, अगर वो सीट मांगता है तो उससे पूरा किराया लिया जाएगा।
अगर वो सीट नहीं मांगता है तो वहाँ पर जो वो आधा किराया लिया जाता है। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि 12 वर्ष से अधिक के लिए यहाँ पर जो है वो फुल किराया यहाँ पर लिया जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय रेलवे की राजभाषा जो है वो क्या है? तो भारतीय रेलवे की जो राजभाषा है वो देवनागरी लिपि में क्या है? हिंदी है, या तमिल है, या उर्दू है, या अंग्रेजी है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा देवनागरी लिपि में हिंदी हो जाएगा। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी जो है गुजराती, बंगाली, रोमन, देवनागरी में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवनागरी लिपि। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो राजभाषा दिवस 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 14 सितंबर में से जो है वो 14 सितंबर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लियर? तो 68 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजभाषा जो अधिनियम है वो कब पारित किया गया था? तो जो राजभाषा अधिनियम है ये 63, 50, 89, 47 के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1963। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें कुछ चीज़ें जो है वो फैक्चुअल के तौर पर याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक आता है राजभाषा। ठीक है, राजभाषा अधिनियम। तो इसमें ध्यान रखना कि ये जो है ये 1963 को जो है वो जो है क्या हुआ था? पारित हुआ था। इसमें जब संशोधन की बात आएगी, इसमें जब संशोधन की बात आएगी तो संशोधन ध्यान रखना, संशोधन हुआ था 1967 में। ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना, ये पूछा जाता है। और इसमें जो है कुल अगर धाराएं आपसे पूछी जाएगी, क्या पूछी जाएगी? कुल धाराएं। अगर कुल धाराएं आपसे पूछी जाएगी तो मेरे भाई आपको यहाँ पर नो आंसर करना है, ये भी आपसे पूछा जाता है। फिर एक आता है राजभाषा संकल्प। क्या आता है? राजभाषा संकल्प। ये जो है जो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनके द्वारा इसको पारित किया गया था। और कब किया गया था? 1968। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर एक आपके आते हैं राजभाषा नियम, जो हमेशा आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जब राजभाषा नियम की बात आएगी तो ध्यान रखना ये नियम 1976 में जो है वो लागू हुए थे। अगर इसमें संशोधन की बात आएगी, संशोधन की अगर बात आएगी तो ध्यान रखना मेरे भाई, इसमें 3 बार संशोधन हुआ था। एक तो हुआ था 1987 को, एक हुआ था 2007 को, और एक आपका हुआ था 2011 को। कब हुआ था? 2011 को। ये आपको 3 ध्यान रखने हैं। और अगर आपसे ये पूछा जाएगा इसमें संशोधन कितनी बार हुआ तो आपको बताना है 3 बार। लेकिन जो राजभाषा नियम है इसमें अगर आपसे कुल अगर आपसे नियम पूछे जाएंगे, कुल नियम अगर आपसे पूछे जाएंगे तो आपको यहाँ पर 12 जो है वो राइट आंसर करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि अगर कुल धाराएं पूछेगा तो 9 ध्यान रखना है, और कुल नियम पूछेगा तो 12 यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आता है अगला, राजभाषा नीति का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो राजभाषा नीति का सीधा सा उद्देश्य है क्या? अंग्रेजी को पूरी तरीके से हटाना है, कार्यभार कम करना है, राज्य के कार्य में हिंदी का प्रचार करना है, या अनुवाद विभाग को बढ़ावा देना है? तो राजभाषा जो नीति है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य के कार्यों में हिंदी का प्रचार, यानी कि प्रमोट हिंदी इन ऑफिशियल वर्क। नेक्स्ट हमारे पास आता है राजभाषा जो विभाग है वो किसके अधीन जो है वो कार्य करता है? राजभाषा डिपार्टमेंट वर्क अंडर, क्या रेलवे बोर्ड के अंदर, या गृह मंत्रालय के अंडर, या संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत, या योजना जो आपका विभाग है उसके अंतर्गत? तो ध्यान रखना जो राजभाषा विभाग है यहाँ पर एक ही विभाग याद रखना, जब भी आप राजभाषा लगाएंगे तो गृह मंत्रालय। ठीक है, अगर तुक्का भी अगर मारना है तो आप सिर्फ और सिर्फ राजभाषा यानी गृह मंत्रालय पर आपको तुक्का मारना है। फिर दूसरा अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि राजकीय कार्य में हिंदी के साथ कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? तो जब भी आप राजकीय आपके पास कोई सर्कुलर आता है तो भाई या तो हिंदी आएगा या इंग्लिश। तो यहाँ ध्यान रखना हिंदी के साथ इंग्लिश आता है, संस्कृत, तमिल, उर्दू में कोई चीज़ नहीं आती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद है वो हिंदी को राजभाषा बताता है? तो हिंदी को राजभाषा बताने वाला कौन सा आर्टिकल है? तो यहाँ पर 343 आपको ध्यान रखना है। 351 आप सभी लोगों को और यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो 351 है ये क्या कहता है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, हिंदी भाषा का विकास। क्या है? हिंदी भाषा का विकास। अगर हिंदी भाषा का विकास अगर आपसे पूछेगा तो यहाँ पर 51 लगाना है। ठीक है, और 48 में क्या है? 348, ये आपका जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो प्रयोग करने वाली जो भाषा है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर जो है याद रखना है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 48 याद रखना है। क्लियर? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी आप सभी लोगों को पता है कि जो राजभाषा है वो आपकी भाग 17 में दी गई है। किसमें? भाग 17 में दिया गया है। और आर्टिकल जो है वो 343 से लेकर जो है हम कितने तक पढ़ते हैं? 351 तक। तो इसके अंतर्गत जो है भाग 17 के अंतर्गत ये इतने आर्टिकल आते हैं। बाकी अगर ये पूछा जाएगा कि भाग 17 के अंतर्गत कितने आर्टिकल आते हैं तो इसमें काउंटिंग आप कर लेना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे ये पूछ रहा है कि कर्मचारियों की छुट्टी का जो अभिलेख है वो कौन रखता है? तो क्या सेक्शनल जो कॉमर्शियल इंस्पेक्टर वो रखता है, या सुपरवाइजर रखता है, या ऑफिस क्लर्क रखता है, स्टेशन मास्टर रखता है? तो आप सभी लोगों को पता है कि आपकी जो छुट्टी है वो कलर के बाद रहती है। आपको छुट्टी लेनी हो तो कलर का आपकी चेक करके बताता है। डिसिप्लिन एंड अपील नियमों के तहत दंड कौन देता है? तो जब भी यहाँ पर डिसिप्लिन एंड अपील रूल के तहत आपको दंड दिया जाएगा तो क्या पब्लिक कंप्लेंट दे देगी? नहीं भाई।
क्या कोई पर्यवेक्षक दे देगा, कोई भी दे देगा? नहीं। सहकर्मी कैसे दे देगा? यहाँ पर सीधा सीधा आता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की जब भी बात आएगी तो ध्यान रखना, जो सर्वोच्च यहाँ पर जो डिसिप्लिनरी जो अथॉरिटी है वो कौन है? तो आपको राष्ट्रपति जो है वो याद रखना है, ठीक है, सर्वोच्च अगर आपसे पूछा जाए तो। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, प्रमुख दुर्घटनाओं की रिपोर्ट किसे दी जाती है? तो मेजर जो एक्सीडेंट होते हैं उनकी रिपोर्ट किसको दी जाती है? ये आपके 4 ऑप्शन हैं, जैसे सुरक्षा विभाग, मंडल कार्यालय हो गया या स्टेशन मास्टर हो गया, इनमें से किसी को भी। तो जब भी कोई मेजर एक्सीडेंट होगा तो यहाँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो आपको ये ध्यान रखना है, आपको सेफ्टी डिपार्टमेंट को भी देनी पड़ेगी, डिविजनल जो ऑफिस है उसको भी देनी पड़ेगी, स्टेशन मास्टर जो वहाँ पर है उसको भी देनी पड़ेगी। तो इनमें से किसी को भी, ठीक है, आप किसी को भी जो है जो आप यहाँ पर जो है वो मेजर जब भी एक्सीडेंट होगा तो उसकी सूचना किसी को भी आप दे सकते हैं। दूसरा यह है कि दुर्घटना में वाणिज्य स्टाफ को सबसे पहले क्या सुरक्षित जो है वो रखना चाहिए? क्या रिकॉर्ड को बचाएगा वो? क्या वो लगेज को बचाएगा या यात्रियों का जीवन बचाएगा या स्टेशन बिल्डिंग बचाएगा? तो आप सभी लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए मेरे भाई कि सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी कि अच्छा, दुर्घटना में वाणिज्य स्टाफ को सबसे पहले, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैसेंजर यानी कि यात्रियों का जीवन। यहाँ पर जो है देखो ये चीज़ भी आ सकती है, स्टेशन भवन यानी कि बिल्डिंग भी आ सकती है, लेकिन इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लेना कि इनमें से जो है 2 ऑप्शन आपके जो है थोड़ा सा नियर अबाउट है। कौन सा क्वेश्चन राइट हो सकता है? मेरे अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर यात्रियों का जीवन है। आप मुझे इसका जो है कमेंट्स में जरूर बताना कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, स्टेशन पर जो सुझाव पेटी होती है उसका उद्देश्य क्या होता है? तो जो भी स्टेशन पर जो सुझाव पेटी है इसका जो उद्देश्य है वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा क्या आंसर हो जाएगा? यात्री यानी कि पैसेंजर फीडबैक। तो जो भी यहाँ पर जो है सजेशन बॉक्स रखा जाता है वो क्यों रखा जाता है? यात्रियों की प्रतिक्रिया जानने के लिए, है ना। ना तो आपका यहाँ पर टिकट संग्रह होगा, ना आपकी सुरक्षा जांच, ना ही स्टाफ का प्रदर्शन। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, वाणिज्य कर्मचारियों को हमेशा क्या रखना चाहिए? अब देखो यहाँ जो है ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन आपके ये रहते हैं, वाणिज्य कर्मचारी को हमेशा क्या रखना चाहिए? क्या व्यक्तिगत डायरी रखनी चाहिए, ट्रैवल रिकॉर्ड रखना चाहिए, अटेंडेंस रजिस्टर रखना चाहिए केवल, या प्रॉपर रिकॉर्ड और अकाउंट जो है इसमें रखना आपको चाहिए? तो ध्यान रखना, वाणिज्य जो भी कमर्शियल स्टाफ होता है उनको प्रॉपर रिकॉर्ड और अकाउंट्स का लेखा जोखा जो है वो आपको रखना पड़ेगा। भाई पर्सनल डायरी रख के वो क्या करेगा, है ना, उससे कुछ होगा थोड़ी ना। ट्रैवल रिकॉर्ड, खाली ट्रैवल रिकॉर्ड रख के चीज़ें नहीं चलेगी, या केवल जो है आपका जो अटेंडेंस रजिस्टर है। तो ये सारी चीज़ें जो है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है आप आराम से इजीली इस चीज़ को पकड़ भी सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन जो है चीज़ें के पूछे गए हैं। भारतीय रेलवे के चिन्ह में क्या शामिल है? तो जब भी आप भारतीय रेलवे का लोगो देखते हैं तो वहाँ हाथी का चित्र है या बाघ का चिन्ह है या अशोक चक्र पहिया है, तो या केवल ट्रेन चिन्ह है। तो ये वाला जो चिन्ह है आप जनरली जो है वो किताबों में देखते हैं, है ना, या कोई आपके पास कोई जैसे कोई यूनियन से संबंधित कोई कार्ड है उसमें अगर आप देखते हैं तो उसमें क्या है कि एक तो अशोक चक्र बना हुआ है और उसमें पहिया बना हुआ है, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, यात्रियों की समस्या से राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी जो समिति है वो जुड़ी है? तो यहाँ पर जो है अगर राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप बात करेंगे तो क्या जेडआरयूसीसी रहेगी या डीआरयूसीसी रहेगी या एनआरयूसीसी या कोई स्टैंडिंग कमेटी रहेगी? तो 81 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? राष्ट्रीय स्तर पर जब भी बात आएगी तो क्या होगा? एनआरयूसीसी, डिवीजन लेवल पर जेडआरयूसीसी और जोनल लेवल पर जेडआरयूसीसी। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि वाणिज्य विभाग का जो मुख्य उद्देश्य वो क्या है? तो इनमें से 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन जो है आसानी से आप इस चीज़ को समझ के और आराम से इसको पकड़ भी सकते हैं। क्या राजस्व बढ़ाना और यात्री सेवा है, पटरी संरक्षण है, डीजल इंजन चालन है, कोच निर्माण है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि संसाधनों के सही उपयोग से क्या होता है? जब भी आप संसाधनों का सही उपयोग करोगे तो क्या रेलवे की सेवाएं हैं जो घट जाएगी, या टिकट बिक्री घट जाएगी, या स्टेशन बंद हो जाएगा? नहीं, रेलवे राजस्व में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। बुकिंग कार्यालय का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो जब भी बुकिंग कार्यालय का वर्गीकरण आप करते हैं तो आप किस आधार पर करते हैं? क्या स्टाफ की जो स्ट्रेंथ है उसके आधार पर करते हैं, या डेली जो एवरेज आपकी अर्निंग हो रही है उसके आधार पर करते हैं, या स्टेशन का जो एरिया है, ट्रेनों की जो संख्या है? तो यहाँ ध्यान रखना, डेली जो एवरेज अर्निंग है उसके आधार पर आपका जो बुकिंग का और बुकिंग ऑफिस है उसका क्लासिफिकेशन यहाँ पर हो जाता है कि भाई इतना यहाँ पर अर्निंग होती है तो वो क्लासिफाइड यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि भारतीय रेलवे अधिनियम में क्या शामिल है? ठीक है, भारतीय रेलवे में जो अधिनियम है उसमें क्या शामिल है? उसमें क्या जो इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड है, या फाइनेंस कोड है, पैसेंजर या गुड्स ट्रांसपोर्ट रूल है, या रोड ट्रैफिक रूल्स है? तो ध्यान रखना इसमें पैसेंजर एंड गुड्स जो ट्रांसपोर्ट जो रूल है इसके बारे में इसमें बताया गया है। दूसरी चीज़ आपको ये पता है कि जो रेलवे एक्ट है, इंडियन जो रेलवे जो एक्ट है, ये 1989 का भाग जो है वो 4 आपका भाग 24 आपका आता है। तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। कभी कभार ये पूछा जाता है कि रेलवे एक्ट निम्न में से क्या है? तो रेलवे एक्ट 1989 का भाग 24, ठीक है। उसमें एक चीज़ और ये पूछी जाती है कि इसमें जो अध्याय है, इसमें जो चैप्टर हैं वो कितने हैं? तो आप बताएंगे यहाँ पर 16। इसमें अगर आपसे धाराएं पूछी जाएगी भाई टोटल धाराएं कितनी, तो आपको 200 आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, ब्रेक जर्नी जो है वो किस टिकट पर जो है वो मान्य होती है? तो जब भी ब्रेक जर्नी आप करोगे तो मैंने बताया था कि भाई इसके लिए आपको सर्कुलर जर्नी टिकट जो है वो आपको
लेना पड़ेगा। और 21 टिकट पर मान्य है कि लंबी यात्रा के आरक्षित कोई टिकट है उस पर मान्य है, या प्लेटफॉर्म टिकट या अनारक्षित टिकट या केवल स्टाफ। तो ऑप्शन से बिल्कुल पकड़ में आ रहा है कि ये लॉन्ग जर्नी रिजर्व टिकट अगर है तो उसी पर ही ब्रेक जर्नी टिकट मान्य है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा साधा ये हुआ कि अगर लंबी यात्रा के लिए कह रहा है ना, तो ये कह रहा है कि भाई जो ब्रेक जर्नी जो टिकट है ना, ये किस लिए जारी किया जाता है? तो लंबी ये लंबी दूरी की यात्रा के लिए, ठीक है, ये लंबी दूरी की यात्रा के लिए जारी किया जाता है। अब लंबी दूरी की यात्रा का मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो है 500 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए का अगर टिकट है तभी ये ब्रेक जर्नी टिकट जारी किया जाएगा। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये आपका ध्यान रखना है कि अगर 500 किलोमीटर के बाद आप जो है और 1000 किलोमीटर तक आप जो है वो एक यात्रा विराम कर सकते हैं। और एक बार जब यात्रा विराम करेंगे तो आप 2 दिन तक यहाँ पर रुक सकते हैं। कितने दिन तक रुक सकते हैं? 2 दिन तक रुक सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि एक यात्रा विराम की जो अवधि होती है वो 2 दिन होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि अगर आप जो है वो 1000 किलोमीटर से अगर अधिक दूरी यात्रा करते हैं तो आप जो है यहाँ पर 2 ब्रेक जर्नी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 चीज़ें आपसे पूछी जाती है कि मैक्सिमम आप जो है वो यात्रा जो विराम है वो आप कितना कर सकते हैं। तो मैक्सिमम आप 2 यात्रा विराम कर सकते हैं। और एक यात्रा विराम की अवधि मैंने बता दी है कि एक जो है वो यात्रा विराम की जो अवधि है, एक यात्रा विराम की जो अवधि है वो कितनी है? 2 दिन होती है। कितनी होती है? 2 दिन होती है। अब इससे आपको ये समझना है कि मान के चलो आप अपने रिश्तेदार के यहाँ रुकते हैं 1 दिन, यानी कि एक यात्रा विराम आप कर रहे हैं, है ना? तो वहाँ पर आप अपने जो आपका जो भी रिलेटिव है वहाँ पर आप 2 दिन रुक सकते हैं, क्योंकि एक यात्रा विराम पर आप 2 दिन वहाँ पर रुक सकते हैं। क्लियर? लेकिन मैक्सिमम अगर यात्रा विराम आप करते हैं तो कितनी बार कर सकते हैं? 2 बार। सपोज दैट भाई जो है हरिद्वार से आप चले दिल्ली, दिल्ली में आपके मामा की लड़के की शादी है, एक बार आपने वहाँ यात्रा विराम कर लिया, 2 दिन की पार्टी आपने वहाँ अटेंड कर ली, ठीक है। वहाँ से चल दिया आप मुंबई, मुंबई में किसी जो है चाचा ताऊ के लड़के की जो है रिटायरमेंट की कोई पार्टी है, एक यात्रा विराम आपने वहाँ कर लिया, 2 दिन वहाँ आपने अटेंड कर लिए चीज़ें। तो इस प्रकार से ये यात्रा विराम की जो अवधि है ये चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। बाकी मैंने बता दिया ब्रेक जर्नी आप सर्कुलर जर्नी टिकट पर मैक्सिमम कितनी बार कर सकते हैं? तो ध्यान रखना 8 बार आप कर सकते हैं। और इस पर पृष्ठांकन आवश्यक होता है। यहाँ पर जो है रेल कर्मी जो है इस स्टेशन का कोड लिखता है ना, और कहाँ से कहाँ जो है ये बंदा जो है जाएगा, है ना, कहाँ से कहाँ का टिकट है उस पर डेट लिखेगा, साइन लिखेगा, ये सारी जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर जो है लिखी जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, सार्वजनिक जो समय सारणी है वो किस भाषा में छपती है? तो जो आपके पास जो पब्लिक टाइम टेबल होता है वो किस भाषा में छपती है? तो ये तो आप सभी लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए कि ये हिंदी और इंग्लिश जो है वो दोनों भाषा में ये छपती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में ही छपती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि जो रेलवे बजट होता है, पहला जो रेल बजट था वो कब पेश किया गया था? तो पहला रेल बजट जो है वो 1924 में जो है पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि रेल बजट को संघीय बजट के साथ कब यहाँ पर जो है वो मिलाया गया, यानी कि कब इसको मर्ज किया गया? तो 2017 और 18 में इसको क्या कर दिया गया? मिला दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, रेलवे पास जो है वो कौन जारी करता है? तो रेलवे पास जब भी आपको जारी करेगा तो टिकट या गार्ड या लोको पायलट तो जारी करेगा नहीं, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है, जो भी सक्षम प्राधिकारी होता है उसके द्वारा ये जारी किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि निःशुल्क सीमा से अगर अधिक सामान का भुगतान करना हो तो कैसे किया जाएगा, है ना? तो यहाँ पर आपको एक्सेस किराया यहाँ पर देना पड़ेगा, या दुगना किराया देना पड़ेगा, या कोई कंसेशन रेट देना पड़ेगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो ध्यान रखना, अगर आपको फ्री टाइम सॉरी फ्री जो लिमिट है अगर उससे अधिक का सामान ले जाना पड़ेगा तो आपको अतिरिक्त जो है यहाँ पर शुल्क देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि रिफंड टिकट कब जमा करना चाहिए? और रिफंड के लिए जब भी आप टिकट जमा करोगे तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि या यात्रा के बाद या कभी भी, या भौतिक रूप से आवश्यक नहीं, या ट्रेन के प्रस्थान से पहले। तो गाड़ी के चलने से पहले आपको ये जो अगर आपको रिफंड चाहिए तो वो टिकट आप जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है 93। अगला ये कह रहा है कि सामान खो जाने पर यात्री किसी से संपर्क करेगा या किसी से संपर्क करें? तो ध्यान रखना, जब भी आपका सामान खो जाता है तो आप बुकिंग काउंटर पर नहीं जाएंगे, लापता संपत्ति कार्यालय में नहीं जाएंगे, नियंत्रण कक्ष में नहीं जाएंगे, यानी कि कहाँ जाएंगे? टिकट। अब एक बार बताओ, अगर आप टिकट यानी कि अगर आप रेल में यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको टिकट एग्जामिनर्स यानी कि टिकट जो परीक्षक है उसको आपको यहाँ पर संपर्क करना पड़ेगा, ठीक है, जब भी आपका सामान खोगा। अगला क्वेश्चन, अगर स्टेशन पर खो जाता है तो वही वहाँ आरपीएफ को आपको बताना पड़ेगा ये चीज़ें। ट्रेन अगर 3 घंटे से अधिक देरी से चल रही है तो यात्री क्या कर सकता है? तो भाई कुछ नहीं करेगा। क्या वो निःशुल्क यात्रा करेगा? नहीं। केवल शिकायत करेगा? नहीं। टिकट रद्द करके पूर्ण रिफंड लेगा? अतिरिक्त भुगतान करेगा? नहीं। यहाँ पर सीधा आंसर क्या है कि भाई अगर मान के चलो अगर गाड़ी 3 घंटे से अधिक देर से चल रही है तो आपको जो है वो पूरा यहाँ पर रेलवे के द्वारा रिफंड यहाँ पर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका पास आता है कि वाणिज्य नियमावली भाग 2 में सामान्य नियम कौन से अध्याय में है? तो यहाँ पर जो है
सॉरी भाग 1 में जो सामान्य नियम है वो कौन से अध्याय में है। तो यहाँ पर जो चैप्टर है वो चैप्टर आपका 9 आंसर हो जाएगा। पार्सल बुकिंग के लिए पार्सल जो बुकिंग है वो किसके माध्यम से की जाती है। तो आप सभी लोगों को पता है कि भाई पार्सल कलर के पास ही आपको जाना पड़ेगा। भाई गार्ड के पास गार्ड थोड़ी ना करेगा, या लोको पायलट थोड़ी ना करेगा, पॉइंट्समैन थोड़ी ना करेगा। पार्सल की बुकिंग कौन करेगा, जो पार्सल बुकिंग कलर होगा उसके द्वारा पार्सल की बुकिंग की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है कि वाणिज्य स्टाफ को अपनी जो नकदी है वो कब जमा करनी चाहिए। आपके पास जो कैश कलेक्शन है, जो भी आप यात्रा के दौरान जितना भी कैश आप कलेक्ट करते हैं, तो आपको वहाँ पर जो है वो नकदी कब जमा करनी चाहिए। तो क्या आपको वीकली करनी चाहिए, मंथली करनी चाहिए, डेली करनी चाहिए, या फोर्टिंगली करनी चाहिए पखवाड़े में, यानी कि 15 दिन में करनी चाहिए, है ना। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी आप स्टेशन पर आते हैं तो 30 मिनट के अंदर अंदर जो है आपको यहाँ पर ये सारी जो चीज़ें हैं वो कैश आपको यहाँ पर जमा करना पड़ेगा। स्टेशन की आय का लेखा कहाँ रखा जाता है। तो स्टेशन की आय का लेखा जब भी रखा जाएगा, क्या कारखाना कार्यालय में रखा जाएगा, या स्टेशन कैश ऑफिस में, या ट्रैफिक टावर या नियंत्रण कक्ष में। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टेशन जो कैश ऑफिस है वहाँ पर रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सीजन टिकट किस अवधि के लिए जारी किया जाता है। तो सीजन टिकट से रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं कि सीजन टिकट किस अवधि के लिए जारी किया जाता है, 1 या 3 महीने के लिए, या साल के लिए, या साप्ताहिक के लिए, या दैनिक के लिए। तो सीजन टिकट ध्यान रखना 1 या 3 महीने के लिए बेसिकली ये जारी किए जाते हैं। बाकी ये साल के लिए भी जारी किए जाते हैं, लेकिन बेसिकली अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका 1 और 3 महीने के लिए आएगा। पहले तो आप एमएसटी बनाओगे, एमएसटी के बाद क्यूएसटी बनाओगे, क्यूएसटी के बाद एचएसटी, फिर उसके बाद वाईएसटी, इस प्रकार से आपको ये बनानी पड़ेगी, है ना। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि वाणिज्य कलर का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। तो वाणिज्य कलर का मुख्य उद्देश्य सीधा सीधा यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पर स्मूथ टिकटिंग आपको देनी पड़ेगी, पैसेंजर के साथ आपको सेटिस्फिकेशन जो है वो निर्धारित करना पड़ेगा, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हिंदी के बारे में सरकार को कौन सलाह देता है। बताइए भाई, हिंदी के बारे में सरकार को अगर सलाह देनी हो तो कौन सा विभाग देता है। तो देखिए मैंने बताया कि भाई जब भी इस प्रकार के आयोग आएंगे तो सीधा सीधा आपको यहाँ पर जो है वो यह आपका आ जाएगा हिंदी के मामले में राजभाषा आयोग देगा, ना कि वित्त, निर्वाचन और संघ सेवा आयोग। अगला क्वेश्चन आपके पास आता है कि राज्यों में हिंदी के साथ कौन सी भाषा जो है प्रयोग की जाती है। तो राज्यों की जब बात आती है तो यहाँ पर हिंदी के साथ जो है उसके साथ इंग्लिश की यहाँ पर जो है वो भाषा प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन आपके पास आता है सरकारी काम के लिए हिंदी पुस्तकें कौन सा मंत्रालय जो है वो प्रकाशित करता है। तो हिंदी पुस्तकें प्रकाशित करने का काम कौन सा मंत्रालय करता है, तो आपका गृह मंत्रालय राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके पास आता है कर्मचारी को हिंदी लेखन में कौन सा कार्यक्रम जो है प्रशिक्षित करता है। ये 4 ऑप्शन आपके पास है कि भाई राजभाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम, या अंग्रेजी, संस्कृत कक्षा, कंप्यूटर परीक्षण। तो अब जब भी आपको हिंदी के बारे में आपसे पूछ रहा है तो राजभाषा प्रशिक्षण जो कार्यक्रम है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास ये कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद जो है वो हिंदी का उपयोग राज्य और केंद्र के बीच करने की अनुमति देता है। तो राज्य और केंद्र के बीच, दोनों के बीच जो हिंदी का उपयोग की अनुमति देता है वो कौन सा आर्टिकल है। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर क्या करना है, 345। क्लियर। तो 351 में हमने अभी पढ़ा था कि जब भी आप 351 की बात आएगी तो हिंदी का विकास आपसे पूछा जाएगा। 343 में आप सभी लोगों को पता ही है कि राजभाषा हिंदी का प्रयोग बताया गया है। अगला क्वेश्चन आपके पास आता है राजभाषा जो पुरस्कार है इसका उद्देश्य क्या है। जब भी आपको राजभाषा पुरस्कार देना होगा तो उसका उद्देश्य क्या होता है। क्या सरकारी कार्यों में हिंदी को बढ़ावा देना है, या अंग्रेजी को बढ़ावा देना है, या संस्कृत को बढ़ावा देना है, या क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना है। तो ध्यान रखना जब भी आपको इस प्रकार से पुरस्कार आपको देंगे और आप पढ़ रहे हैं सीसीटीसी में हिंदी, तो सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, सरकारी कार्यों में हिंदी को बढ़ावा देना। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है 107 नंबर का कि संसद में हिंदी के साथ कौन सी भाषा प्रयोग होती है। तो जो आपका जो पार्लियामेंट है वहाँ पर हिंदी के साथ जो है वो इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके पास आता है कि हिंदी में अनुवाद विभाग की जो निगरानी है वो कौन करता है। अंग्रेजी से हिंदी अगर आपको अनुवाद करना है तो निगरानी कौन सा डिपार्टमेंट यहाँ पर करता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है सीधा सीधा अनुवाद की बात आई है तो अनुवाद जो ब्यूरो है वही यहाँ पर अनुवाद करता है। अगला क्वेश्चन आपके पास आता है जो राजभाषा आयोग के जो सदस्य होते हैं वो किसके द्वारा जो नियुक्त किए जाते हैं। तो राजभाषा जो आयोग है इसका, तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो राजभाषा आयोग है इसका जो आर्टिकल है आर्टिकल 344, इसमें इसका जिक्र किया गया है। और अगर इसकी स्थापना आपसे पूछी जाएगी तो 7 जून 1955 जो है वो आपको इसकी जो है स्थापना आपको याद रखनी है, ये हमेशा पूछी जाती है। दूसरा यहाँ पर क्या है, ये कह रहा है कि भाई जो इसके जो सदस्य हैं किसके द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, तो आपको राइट आंसर क्या करना है, राष्ट्रपति। अगर हमारे पास लास्ट एंड फास्ट क्वेश्चन आता है हिंदी पखवाड़ा क्यों मनाया जाता है, वाई इज़ हिंदी पखवाड़ा सेलिब्रेटेड। तो सरकारी कार्यों में अगर हिंदी को बढ़ावा देना है या अंग्रेजी को बढ़ावा देना है, क्षेत्रीय भाषाओं का उत्सव, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, सरकारी कार्यों में हिंदी को बढ़ावा देना। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेशन थोड़ा सा जो बेशक जो है वो लेंथी हो गया है, लेकिन यहाँ पर हमने बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमने आज अच्छे से चीज़ों को कवर किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करना, है ना, और कमेंट्स में ज़रूर बताना मेरे भाई कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अभी तक अगर आपने जो है हमारी मेम्बरशिप को ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पर आप ज़रूर इसको ज्वाइन करें। 479 में अभी ये मेंबरशिप आपको यहाँ पर मिल रही है। इसमें जो है आप
सभी जो है, चाहे वो सीसीटीसी हो, चाहे वो आपका स्टेशन मास्टर हो, चाहे आपका ट्रेन मैनेजर हो, तीनों का आपको जो सिलेबस है वो केवल और केवल इसी पे ही प्रोवाइड यहाँ पर किया जा रहा है। अगर आप डिटेल से चीज़ें हमारे साथ पढ़ना चाहें तो बेशक आप यहाँ पर जो है ये चीज़ परचेज कर सकते हैं। बाकी जो है पेपर का एनालिसिस आपको ये 59 वाले मेंबरशिप में आपको जो है ये प्रोवाइड यहाँ पर मैं कराता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।